गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। पिछली कुछ क्लासेस में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिस्कशन कर चुके हैं। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो आज पूरा हो गया तो उसके बाद हम नया पोर्शन स्टार्ट कर देंगे जो कि कुछ हद तक बैंकिंग से एसोसिएटेड है, जिसमें बैंकिंग की हिस्ट्री है, आरबीआई की हिस्ट्री है, आरबीआई का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फंक्शंस हैं, किस तरीके वो काम करता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन है, ये जो मार्केट वाले टॉपिक है, ये सब हम पूरा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके तैयार हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी टर्म्स अपने आप में यूनिक है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने खाना खा लिया होगा। नहीं खाया तो खाना आप साथ साथ खा सकते हैं, और आप क्लास के बाद खाना तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 12 बजे तक की क्लास चलने वाली है, 2 घंटे की क्लास है, तो आप साथ साथ खाना जो है खा सकते हैं। गुड इवनिंग। कुछ मैसेजेस अभी ऊपर आए थे, लेकिन कोई टेक इशू की वजह से वो हट गए हैं। एक बड़ा सा मैसेज भी था उसमें, जे से बच्चे का नाम था, वो चाहे तो मुझे दोबारा भेज सकता है। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। जी की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, आपका मैसेज जो है जितना मेरे पास आ गया है, आप इसे मुझे जो है क्लास के एंड में भेजिएगा। कॉपी करके रखिए इसे। आप करीब 11:15 बजे में आपका डाउट लूंगा। ठीक है, तब तक आप चाहें तो क्लास लगा सकते हैं, चाहे तो आप सीधा 11:30 बजे के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी। जी हाँ, मैंने खाना खा लिया। ये सारे के सारे टर्म्स मैं आपको बता चुका हूँ, इस पे समय हम नहीं खराब करेंगे। चलते हैं जी आगे। ये सब चीजें कवर हो चुकी हैं, कैश का वगैरह बता दिया है, ये सब हो गया है। किनी कोफिशिएंट बचा है, आगे चल के समझाया जाएगा। ये पोर्शन अभी बचा है। ये आप सभी को समझ आ गया था। मैंने काफी डिटेल में समझाया था इसे, एग्जांपल्स लेके काफी डिटेल में हमने इसे समझा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये इंडेक्स ज्यादा होने से और कम होने से मतलब क्या फर्क बनता है। ये इस्लामिक बैंकिंग हो गया था, जे कर्व हो गया था, ईसो फर्स्ट, ये सब हो गया है। काफी सारे टर्म्स आपने जो है पूरे कर लिए हैं। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी हो चुका है। हाँ, नॉर्का रह गया, नॉर्मल गुड्स रह गया। क्या ये आखिरी टर्म था आपका, मनी इल्यूजन? हाँ, मुझे याद आ गया है। ये आखिरी टर्म था हमारा, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि हमें लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, बट हम अमीर हो नहीं रहे होते। ये आखिरी आपका टर्म था पिछली क्लास का। जेएम कीन्स के द्वारा एक कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं जी सेशन। स्क्रीन पे आप फोकस करिए। देखिए, नॉर्का जो ये नॉर्का जो है एक नाम है बस। आपको इसके बारे में समझाता हूँ क्या है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इंडियंस वर्क अब्रॉड एंड रेमिट मच ऑफ देयर अर्निंग्स बैक होम। ये लॉजिकल बात है कि अगर मान लेते हैं कल को आप जो है दुबई में नौकरी करने जाएंगे, तो आप दुबई में नौकरी दुबई में जीने के लिए नहीं करेंगे, आप अपने घर पे जो है पैसा भेजने के लिए करेंगे वो काम। और आप कोशिश करेंगे कि वहां पे जो आप पैसा कमाते हैं कुछ हद तक खर्चे और बाकी सारा पैसा वापसी भेज दें। इज इट लॉजिकल? भाई घर के लिए भी तो कुछ भेजोगे ना, ऐसा तो नहीं है सब कुछ वहीं पे खा जाओगे। तो ये वहां से क्या होगा, आप यहाँ पे पैसे भेजेंगे। केरला इज अ स्टेट वेयर एनआरआईज एंड नॉन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट्स रिसोर्सेज। ये केरला एक ऐसा स्पेशल केस है कि केरला के अंदर जो पैसा आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये अब्रॉड से ही आ रहा होता है डायरेक्टली। यानी स्टेट के जो रिसोर्सेज है उसमें जो अब्रॉड से इनकम आ रही है उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसकी वजह से इन्होंने क्या करा है, डिपार्टमेंट अलग से लॉन्च कर दिया है, नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स। बस आपको एक फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है ये पता होना चाहिए। केरला से एसोसिएटेड है। कब बना है? 1996 में बना है। और ये क्यों बनाया गया है? जिससे कि जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें कोई तकलीफ ना आए। अगर उन्हें कोई तकलीफ आती है तो डायरेक्टली वो इस डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं और अपने इश्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने नॉन रेजिडेंट्स के लिए ऐसा कुछ डिपार्टमेंट बनाया था? तो याद रखेंगे, ये केरला ऐसा पहला स्टेट था और पहला डिपार्टमेंट का नाम था नॉर्का। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? ये केरला के लिए, जी हाँ, ये एक स्टेट का डिपार्टमेंट है जिसका नाम नॉर्का है, जिसकी फुल फॉर्म नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स है। 1996 में बना है, केरला की सरकार के द्वारा बनाया गया है। केरला ऐसा पहला जो है राज्य है जिसने ऐसा कुछ काम करा है। ठीक है जी, आपको जो पता होना चाहिए, फुल फॉर्म, स्टेट, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, हर चीज जो है इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये बहुत कम इंपॉर्टेंट टर्म है तो इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उस पर ज्यादा समय दिया जाएगा। नॉर्मल गुड्स आप जानते हैं, जिसकी डिमांड इंक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज होती है जब उनका प्राइस कम होता है। ये इंफीरियर गुड्स से उल्टे होते हैं। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप डिमांड कम कर देते हैं, जैसे कि लो क्वालिटी का ऑयल, लो क्वालिटी का बिस्किट, लो क्वालिटी का बटर, लो क्वालिटी की सभी चीजें। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें आप जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप उसे ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, सिंपल है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट।
रीड करने की कोशिश करते हैं। इसके कई सारे मतलब है, उनमें से एक मतलब मैं आपको बताऊंगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ये लिखा गया, नेम्ड आफ्टर द इटालियन इकोनॉमिस्ट पेरेटो। दिस पॉइंट्स टू अ सिचुएशन इन व्हिच नोबडी कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समबडी एल्स वर्स ऑफ। मतलब समझा दूंगा। बाय एन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी, by an efficient use of resources, an economy is able to do so without making somebody else worse off. Somebody might be made better off. अभी समझाता हूँ आराम आराम से। In reality, change often produces losers as well as winners. Pareto optimality does not help judge whether this sort of change is economically good or bad. ये है किताबी भाषा, जो कि बड़ी अजीबोगरीब भाषा है। आराम आराम से समझाता हूँ, जल्दबाजी मत करना। आपको क्या एक बात पता है कि अगर मैं प्राइस किसी चीज का बढ़ा देता हूँ तो उसमें सप्लायर का फायदा है, लेकिन बायर का नुकसान है। ऑब्वियसली सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बायर का वो जेब जो है, बायर की जेब जल्दी खाली होगी। इसको हम कहते हैं सेलर्स मार्केट। अगर मैं प्राइस कम कर देता हूं तो सेलर उदास हो जाएगा और बायर जो है खुश हो जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक का नुकसान होगा, किसी एक का फायदा होगा। जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली गारंटी करता है कि एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। कड़वी बात है, बट दिस इज द रियलिटी। यानी जिस दिन आपको पता लगेगा कि आपका नाम लिस्ट में आ गया, तो आपकी वजह से एक ऐसा बच्चा जरूर है जो लिस्ट से बाहर हुआ है। बिकॉज अगर आप ना होते इस रेस में तो वो सीटें सबकी सब एक एक नंबर आगे खिसक जाती, और वो जो लास्ट बच्चा है जो कि अभी अभी बाहर हुआ है, वो आखिरी सीट पर बैठ जाता। समझ पा रहे हैं बात को पूरे तरीके। पैरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम चाहें तो हम इस ये जो आपकी सिचुएशन है, नोबडी कैन बी मेड बेटर ऑफ, यानी कोई एक इंसान पहले से बेहतर नहीं हो सकता विदाउट मेकिंग समबडी एल्स वर्स ऑफ, किसी दूसरे को डाउन करे बिना। यानी अगर आपको अप होना है तो किसी और को आपको डाउन करना ही पड़ेगा। ये कहता है पेरेटो प्रिंसिपल। ये भी साथ में कहता है कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, यानी आप खुद बेटर हो सकते हो बिना किसी को डाउन करें। आप रिसोर्सेज को इस तरीके इस्तेमाल करो कि आपका फायदा हो और दूसरे का नुकसान ना हो। थोड़ा थोड़ा मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पाए होंगे। क्या पेरेटो प्रिंसिपल की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ आई है? इसे मैं एक और बार डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद, होपफुली आज ही इसका एक बार और डिस्कशन होगा, ठीक है? हिंदी में पढ़ाओ बेटा, हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं। जो शब्द आपको नहीं समझ आता हरिमोहन, वो आप मुझे टाइप करके दे, मैं आपको वो और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? पेरेटो प्रिंसिपल एक बार हम रिविजिट करेंगे। क्या आप में से किसी को कोई तकलीफ है? तकलीफ है तो लिखें, वरना मैं आगे चलूँ। पेरेटो प्रिंसिपल को एक बार रिविजिट करा जाएगा इसी कोर्स के अंदर। अभी के लिए आगे चलते हैं। रिविजिट कर लिया, इतनी देर लगती है। The Pareto principle, named after Mr. Pareto, specifies that 80% of the consequences come from 20% of the causes. आराम आराम से समझाता हूँ। आपको क्या लगता है आपके सिलेक्शन के लिए पूरा जीके जो है इक्वली जिम्मेदार है? नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कम इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं मैथ्स की आपसे बात करता हूं और मैथ्स में मैं सीआईएसआई वाला चैप्टर पकड़ता हूं, तो क्या सीआईएसआई का हर एक टाइप इक्वली इंपॉर्टेंट है? नो। कुछ ही टाइप ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सब ऐसे हैं जिनसे सवाल आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। इसी तरीके जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें आप नोटिस करेंगे मैक्सिमम सवाल जो बनते हैं वो इससे बनते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, या फिर इसी में वो यहाँ पर एक टर्म चिपका देगा छोटी सी। मैक्सिमम सवाल इससे बनते हैं। कहने को अलजेब्रा में कम से कम 25, 30, 40 तरीके के सवाल बन सकते हैं, बट मैक्सिमम सवाल वो 5-7 तरीके वाले सवाल ही रिपीट होते रहते हैं। एक वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला रिपीट होता है, उसके अंदर भी वही घिसा पिटा एक ही टाइप है कि 3abc के बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी 0, है ना? यानी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। क्या आपने अपने जीवन का जो हर फैसला लिया है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है? नो। कुछ ही फैसले ऐसे आपने अपने जीवन में लिए हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ जो है किसी एक डायरेक्शन में जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर यही समझाना चाह रहा है वो कि 80% ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कम फ्रॉम 20% ऑफ द कॉजेस, ascertaining an unequal relation between inputs and outputs। जो हिंदी वाले हैं देसी भाषा में समझिए कि 20% की वजह से ही 80% होता है। इसको बोलते हैं पैरेटो का 80-20 रूल। क्या 80-20 का मतलब आपको समझ आया? इसी तरीके दुनिया में भी ऐसे ही चलता है कि 20% लोग 80% पैसे को पकड़ के बैठे हैं। आपके 20% फैसले 80% जिंदगी 80% जिंदगी को अपने हिसाब का बनाते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? बट इज इट फिक्स्ड? लाइक सच में 20 और 80 का रेशियो क्या फिक्स होगा? क्या 21-79 नहीं हो सकता? क्या 21-50 नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। द पेरेटो प्रिंसिपल इज मेयरली एन ऑब्जर्वेशन, नॉट अ लॉ। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ऑल्दो ब्रॉडली अप्लाइड, आमतौर पे सब जगह इसे लगा सकते हो, बट हर जगह पे लगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस पॉइंट का आप मतलब समझ गए होंगे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं पूरे तरीके। पेरेटो प्रिंसिपल का इस्तेमाल मेनली कब करा गया था? इटली के अंदर, टू इलस्ट्रेट द नोशन दैट नॉट दैट द माइनॉरिटी ओन्स द मेजॉरिटी। कुछ ही लोग जो है ज्यादा पैसे पे कंट्रोल करते हैं। इससे कैसे कैसे सवाल बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, नोबडी कैन बी मेड बेटर ऑफ
विदाउट मेकिंग समबडी एल्स वर्स ऑफ। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, कि अब क्या है ये, पेरेटो प्रिंसिपल, ग्रेशम्स लॉ, फिशर इफेक्ट, या एक और नाम दे देगा, आप आंसर पे टिक करेंगे पेरेटो प्रिंसिपल, 2 नंबर मिल जाए। अगला पूछेगा 80-20 प्रिंसिपल का दूसरा नाम क्या है, आप बोलेंगे जी पेरेटो प्रिंसिपल उसका दूसरा नाम है। अगले नंबर पे पूछेगा द माइनॉरिटी ओन्स द मेजॉरिटी, दिस इज स्टेटेड बाय, 4 ऑप्शन देगा, आपको आंसर पेरेटो प्रिंसिपल पे टिक करना होगा। क्या बात को समझ गए, इससे यही सवाल बन सकते हैं बस, एसएससी में इसके अलावा कुछ खास नहीं बनेगा। कंसेंसस का मतलब होता है रजामंदी, ये कॉन्सिक्वेंसेस लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेस का यहाँ पर मतलब है जो आपके सामने आता है, जैसे आप आज नहीं पढ़ रहे, आपको पता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, यानी कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, समझ पा रहे हैं बात को। टोटल 100 टर्म्स है दिशु, 100 या 102 ऐसा कुछ टर्म्स है, ठीक है, नतीजा आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, इट विल टेक टाइम, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं समय लेता हूँ जी पढ़ाने में, मैं 100 टर्म्स पढ़ाने में 6-8 घंटे लगा दूंगा। मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि मैं उड़ा दूं कि परेटो प्रिंसिपल में मैं चाहता तो ये पेज ना पढ़ाता, मैं सिंपली इसे पढ़ा के निकल जाता, बट पेपर ये नहीं पूछता, पेपर ये पूछता है और पेपर ये पूछता है, यहां से सवाल आते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, रीड करें इसे। टेक योर टाइम, मैं नहीं समझाऊंगा, आप ट्राई करें, समझा दूंगा मतलब पहले आप ट्राई करो, यहां से आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल है आपके सामने, जिसे समझ आ गया वो यस लिखे वाई में, जिसे नहीं समझ आया वो नो लिखे एन में। कोई बात नहीं, नहीं आया तो फील फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं समझाऊंगा। देखो, पेरेटो प्रिंसिपल में आपको एक बात याद होगी, कहा गया था कि अगर आप 20% जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से 80% काम हो रहे हैं, आराम आराम से समझे। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, तो 20% ही ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से 80% गलतियां आप कर रहे हो, जैसे कि कैलकुलेशन आपकी तेज नहीं है। कैलकुलेशन तेज क्यों नहीं है, आप प्रैक्टिस नहीं करते। और दूसरे नंबर पे पूरी हिस्ट्री में आपके जो सवाल गलत होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप डेट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर आप सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देते। इसी तरीके अगर पहला एग्जाम्पल आप देखते हो कि अगर आप एक गाड़ी को देखते हो तो उसके क्रैशेस हो रहे हैं, तो मेनली 20% ऐसा पोर्शन होगा जिसकी वजह से वो क्रैशेस हो रहे होंगे, मैक्सिमम क्रैशेस। तो क्या कंपनी सबसे पहले उसे ठीक करेगी? यानी अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, मान लेते हैं जैसे एक गाड़ी आई है अभी टाटा, या आप एक्सयूवी 700 ले लो। एक्सयूवी 700 में एक फीचर है क्रूज कंट्रोल का, जो कहता है, कई सारे फीचर्स हैं, उसमें एक फीचर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का है, ये बहुत सारी गाड़ियों में आ गया है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कैसे काम करती है कि अगर आपको पता लग गया आपकी गाड़ी यहाँ पर है और आगे वाली गाड़ी यहाँ पर है, और जैसे ही इस गाड़ी को पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड जो है मान लेते हैं 80 की है, और गैप जो है मान लेते हैं 200 मीटर है, 100 मीटर है, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बस, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लगा लेगा। अब इसमें फ्लॉ बताता हूँ आपको, छोटा सा फ्लॉ है, कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है। कभी कभार क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली जब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हो और ये मान लेते हैं इस तरीके की सड़क है, आप यहाँ पर हो, तो आपका माइंड ना आपकी गाड़ी के सॉफ्टवेयर से तेज चलता है, आपको पता है 80 पर है, 70 पे करके यहाँ से निकाल लूंगा, मानते हो ना। बहुत बार ऐसा होता है, बाइक बाइक अगर आप चलाते हो, आपने देखा होगा, आप अपने आप कैलकुलेट कर लेते हो कि हल्की सी धीरे करूंगा, साइड करूंगा, निकल जाऊंगा, बट वो गाड़ी अपने तरीके चलेगी। तो कहने को छोटा सा फ्लॉ हो गया। देखिए ये जो फीचर्स है ना, नए नए फीचर, अभी 2-4 साल हुए हैं ये जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग वगैरह के फीचर्स आए हुए, तो 2-4 साल के बाद जाके ये परफेक्ट हो जाएंगे एकदम। तो अभी इनमें छोटी छोटी कमियां हैं जिन्हें कंपनी दूर कर रही है। क्या पहली बात आप समझ गए, यानी 20% इश्यूज जो है मेनली 80% क्रैशेस कराएंगे। दूसरे नंबर पे मान लेते हैं मारुति की गाड़ियां आप देखो, तो मारुति की जो 80% सेल है वो 20% गाड़ियों से ही होगी। इसका मतलब क्या है, यानी मारुति अगर टोटल 10 गाड़ियां बनाती है, तो वो 2 गाड़ियां ही ऐसी हैं जो मेनली 70-80% रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होगी, जैसे कि स्विफ्ट है, बेलेनो है, 2-4 गाड़ियां आप इसमें, और मान लो वैगन आर है ना। यही गाड़ियां मेनली आपको सड़क पे दिखती है। आपको ऐसा नहीं है सड़क पे आपको सियाज बहुत सारी दिख जाएंगी, या फिर आपको और कोई गाड़ी दिख जाएगी, समझ पा रहे हैं। जैसे टाटा के केस में आप देखोगे, तो टाटा में जो है आपको सबसे ज्यादा इंडिगो या फिर नेक्सॉन करके जो गाड़ी आती है, पहले इंडिका, ये गाड़ियां जो है आपको ज्यादा देखने को मिलती है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या कहा गया। मैंने इसे 3 बार में समझाया जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिलिप्स कर्व CGL 18 में डायरेक्ट सवाल बना था, इससे डायरेक्ट, मतलब मेहनत नहीं करनी थी, अगर आप पढ़ के गए हैं तो टिक करना था बस। उसके बाद भी एक बार सवाल आया, मुझे ईयर याद नहीं है तो वो मैं लिखूंगा नहीं। ये क्या है समझाता हूँ। सबसे पहले रटना जो है वो ये है कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस, यानी इन्फ्लेशन। इन शॉर्ट बोलूं तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशन ये दर्शाता है, समझ पा रहे हैं। आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है कि फिलिप कर्व जो है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, एम्प्लॉयमेंट का नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का रिलेशन दर्शाते हैं। पहले स्टेटमेंट रीड करता हूं। इन भाई ने कहा, देयर वाज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गोली मारो ट्रेड ऑफ को। द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द हाइयर द इन्फ्लेशन। समझना, ये कहते हैं कि अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट देश में कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है।
अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो क्या हर आदमी के हाथ में पैसा है? मान लो पूरे देश में 100% लोग नौकरी करते हैं, कोई अनएम्प्लॉयड है ही नहीं, जो चाहे वो नौकरी कर सकता है, सुबह अखबार के साथ नौकरी भी आती है, लेनी है लो वरना जाने दो। तो क्या सबके पास बहुत सारा पैसा होगा? जी हाँ। तो सबके सब जाके सामान को खरीदेंगे, और सबके सब सामान को खरीदेंगे तो सामान की डिमांड बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ने से क्या होगा, वो महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बट इसमें एक फ्लॉ है, वो फ्लॉ ये है क्योंकि सब लोग काम पे जा रहे हैं तो क्या सप्लाई भी बढ़नी चाहिए? भाई सब लोग काम पे जाते हैं तो कुछ तो करते होंगे वहां पे, तो अगर सब काम पे जा रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, तो फिर समझ गए, इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। यानी देखिए थ्योरेटिकल कर्व है जो सिंपली ये कहना चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का जो है एक रिलेशन होता है, वो आपका इनवर्स रिलेशन होता है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा। आपको जो पेपर के लिए ध्यान रखना है वो ये बात ध्यान रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन आपस में निगेटिव रिलेशन रखते हैं। समझ पा रहे? पक्का? आगे चलते हैं जी। पॉपुलेशन ट्रैप। बट सर अभी भी तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये जो कर्व है, क्या कहीं पर ये लिखा है दिस इज 100% ट्रू? नो, ये कोई लॉ नहीं है, न्यूटन भाई ने सिद्धांत नहीं दिया जो हर जगह लगेगा। ये फिलिप भाई बस कह गए हैं, उनके हिसाब से ऐसा होता है कि सरकार को दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। ये वो खुद भी कह रहा है कि दोनों इविल है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाओगे तो भी नुकसान है, इन्फ्लेशन बढ़ाओगे तो भी नुकसान है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा सरकार को। आते हैं जी पॉपुलेशन ट्रैप पे। अ सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ रेट, अ सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसके अंदर अजीब सी जो है ग्रामर लिखी हुई है, मुद्दे की बात समझाता हूँ। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी इकोनॉमिक ग्रोथ से। यानी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 2% से, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है 10% से। तो क्या ये इम्पॉसिबल हो गया है पॉवर्टी को दूर करना? कि भैया देश में आज 100 रुपए थे और एक साल बाद 102 हुए, देश में आज 100 लोग थे, एक साल के बाद 110 हो गए, तो पहले से लोग गरीब हो जाएंगे, मजबूरी है। पहले सबके पास 1 रुपया था, अब सबके पास 90 पैसे के आसपास है। यानी इससे क्या होता है, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू एलिवेट पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को दूर करना। गवर्नमेंट इज सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, जो कि आप सब जानते हैं। कुछ समय पहले भी आपने सुना होगा जब कोरोना की सेकंड लहर आई थी, तो उसमें लोगों ने पॉपुलेशन को ब्लेम करा था कि बहुत ही पॉपुलेशन है, ऐसा वैसा। देखिए एक बात बताता हूँ, पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स, ये आपको समझना होगा। हमारे जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए जिसकी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यंग है, हम पॉपुलेशन को बर्डन मानेंगे तो एक गलत बात है। पॉपुलेशन कैन बी एन एसेट आल्सो, कैन बी लायबिलिटी आल्सो। वो डिपेंड करा जाएगा कि आप उसे किस तरीके यूज करते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की नौकरी लग गई तो वो उस घर के लिए एसेट हो गए, चारों बच्चे बेरोजगार है तो उस घर के लिए लायबिलिटी हो गए। तो वो तो डिपेंड करता है कि उनकी स्थिति क्या है, पॉपुलेशन किस हाल में है, इस पर डिपेंड करता है। क्या पॉपुलेशन ट्रैप आप समझ पाए? जी हाँ साक्षी, चलिए आगे। पॉवर्टी ट्रैप। अच्छा आपको अच्छा सा महसूस करा देता हूँ, ए से लेकर जेड के बीच में पी जो है वो जेड की तरफ आता है। इसका मतलब आप मोर देन 50% टर्म्स को कंप्लीट कर चुके हैं। टू बी स्पेसिफिक सिर्फ 10 टर्म्स बचे हैं। आप खुश हो जाओ इस बात को सुन के। मैं 99 पेज पे हूँ, 110 पेज तक मैं अभी देख पा रहा हूँ गिनती। 110 टर्म्स नहीं है बिकॉज शुरू की 1-2 स्लाइड खाली है, बीच में मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। टोटल 100 टर्म्स है जहां तक मुझे याद है। पॉवर्टी ट्रैप की बात कर लेते हैं। A situation when an unemployed getting unemployment allowance is not encouraged to seek work employment because his or her after tax earnings as employed is less than the benefits as unemployed। मैं आपको समझाता हूँ क्या कहा है, आराम से समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको आपकी तनख्वाह बांध देता हूँ, या मान लेते हैं आपके फादर साहब ने या मदर जी ने क्या करा, आपको कह दिया बेटा तेरे 5,000 रुपये महीना पक्के हैं, तो बिंदास होकर पढ़ाई कर, ठीक है। 5,000 रुपये महीना तेरे बिल्कुल पक्के हैं और बिंदास होकर पढ़ाई कर। तो क्या आप पढ़ाई करोगे? जी हाँ। क्यों करोगे पढ़ाई? क्योंकि आपको चाहिए 70,000 की नौकरी। 70,000 तो मान के चलो, 70,000 से छोटा सपना देख रहे हो तो थोड़ा सा पुश करो खुद को, है ना। पहला स्टेप रख लो 30,000 पे, लेकिन अल्टीमेटली 70-80 से कम नहीं है ना जी। इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, तो इतने तो कमाओ, ठीक है। लेकिन सोचो आपके पिताजी ने, आपकी माता जी ने आपकी जो पॉकेट मनी है वही 70,000 कर दी, तो क्या प्रैक्टिकली अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, आप एक नॉर्मल से इंसान है मेरे जैसे, तो क्या पढ़ोगे? अरे भैया क्यों पढ़ना है, क्यों टेंशन लेने का, काम पे जाने का, जल्दी उठने का, लेट आने का, मेट्रो में धक्के खाने का है? कोई नीड नहीं है। जब घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो घर बैठे बैठे पैसा लेते रहो, है ना। जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों चेंज करना? ये कुछ कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी ट्रैप का। देखिए अपने देश में तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है, अपने देश में कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई बेरोजगार है तो उसे सरकार पैसा दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मान लेते हैं हाइपोथेटिकली एक ऐसा देश है जहां पर हर इंसान की, वो आप सुना आपने यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि एक सर्टेन एज के बाद सर्टेन पर्सन को सर्टेन अमाउंट मिलना ही चाहिए। अभी अप्लाई नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कैसे क्या होगा, बट वो कॉन्सेप्ट कहता है हर इंसान के पास पैसा जाना चाहिए। अब वो पैसा अगर कम होगा तो सही है,
वो क्यों सही है? क्योंकि मान लेते हैं उसे 5-7-10 हजार रुपए मिल रहे हैं और वो क्या कर रहा है, उसे देश की जो इकोनॉमी है उसे चलाता है, क्योंकि 10 हजार रुपए उसके पास है तो खर्च करेगा, दुकान पे पैसे जाएंगे, इकोनॉमी रन करती रहेगी। बट अगर उसका वो अलाउंस आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो ही विल बी डिस्करेज्ड टू वर्क। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अनएम्प्लॉयड पर्सन जिसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है वो एनकरेज नहीं हो पाता काम करने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वो काम करेगा तो उसके टैक्स के बाद की जो अर्निंग है वो कम रहेगी जो बेनिफिट्स उसे अभी मिलते हैं उससे। क्या आप हर स्टेटमेंट को समझ पाए? जी हाँ, बट अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? आगे चलते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। पिछले 10 साल में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर इसका इस्तेमाल करा गया है। पहले स्टेटमेंट रीड करता हूँ। द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ अ फर्म विद द एक्सप्रेस पर्पस या फिर अल्टीमेट पर्पस ऑफ हार्मिंग राइवल्स और एक्सप्लॉइटिंग द कस्टमर बाय प्राइस कटिंग। फर्स्टली द राइवल्स आर आउटस्टेड या फिर एलिमिनेटेड फ्रॉम द मार्केट एंड लेटर द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड एज मोनोपोलिस्टिक सप्लायर्स बाय द फर्म। ऐसा कुछ लिखा हुआ है जी। आप खुद ही समझदार है, देखो कितने समझदार हैं। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं बाजार में 10 दुकानें हैं, ठीक है। 10 दुकानें आपके सामने हैं जी, ऐसे बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के 10 दुकानें क्या करती हैं? फोटो स्टेट करती हैं। फोटो स्टेट सब समझते हैं, यानी जेरोक्स जिसे आमतौर पर बोलते हैं। जेरोक्स कुछ नहीं होता, वो मशीन की कंपनी का नाम है, फोटो स्टेट करती है। सभी ने फिक्स कर रखा है 1 रुपया पर पेज, सबने। अब यहाँ पर एक 11वीं दुकान खुल गई जिसने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे लूंगी पर पेज के। प्रैक्टिकली दिस शॉप वोंट सर्वाइव। ये दुकान सर्वाइव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं पेपर की जो कॉस्ट है वही आपकी 70 पैसे है और 30 पैसे उसका प्रॉफिट है, तो ये तो मिनिमम है जो चाहिए हर हाल में। भाई 30 पैसे नहीं कमाएगा तो घर पे रोटी कैसे खाएगा? 70 पैसे नहीं कमाएगा तो दुकान का खर्चा कहाँ से निकालेगा? लेकिन मान लेते हैं इसके सर पे हाथ है एक इंसान का जिसका नाम है मुकेश अंबानी। अडानी का भी रख सकते हो अब तो, है ना। सोचा नहीं था कभी एग्जाम्पल मुझे बदलने पड़ेंगे, मतलब ये मुझे ऐसा लगता था स्टैटिक का सवाल हो चुका है कि देश का सबसे अमीर आदमी कौन है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी मुकेश अंबानी जी को कुछ कर देता हूँ, ठीक है। अब सोचो अगर इसके सिर पे मुकेश अंबानी का हाथ है तो क्या 10 पैसे में भी प्रिंट निकालता रहेगा बैठ के? कोई दिक्कत नहीं है। अटैची जब खत्म हो जाए तो बता दियो बेटा, नोटों की एक और अटैची भिजवा दूंगा। याद है सलमान खान को एक पिक्चर में भिजवाते हैं उसके पापा हर महीने, पॉकेट मनी, काजोल वाली पिक्चर है जो है, उस पर ध्यान मत दो, इधर फोकस करो। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये दुकान बंद हो जाएगी मजबूरन, बिकॉज इससे कोई फोटो स्टेट नहीं कराएगा। जो थोड़ा अमीर होगा वो 2 4 6 महीने सर्वाइव करेगा, 2 साल सर्वाइव करेगा। धीरे धीरे क्या सभी दुकानें बंद हो जाएंगी? मजबूरी है ना यार, कोई क्यों जाएगा उन पे? एक इंसान भी नहीं जाएगा उन पे फोटो स्टेट कराने, उसके परिवार वाले भी वही जाएंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली यार वो 1 रुपया ले रहा है, वो 10 पैसे ले रहा है। तो जब ये सारी दुकानें बंद हो गई तो क्या मार्केट में एक ही खिलाड़ी बचा है? अब ये कहेगा लाओ 1.5 रुपया। अब आप कहोगे नहीं वो 1 रुपए वाले का है, उनकी सबकी दुकान पे ताले होंगे, कोई छोले भटूरे का काम करके बैठा है, कोई छोले कुलचे का काम करके बैठा है, कोई किराने की दुकान खोल ली, किसी ने दूध की डेयरी खोल ली। ऑब्वियसली यस, बिकॉज उन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अब अल्टीमेटली आप इसे 1.5 रुपया भी दोगे तो इसमें इसे बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटर वो होता है जो शिकार करता है, प्रे एंड द प्रेडेटर ऐसे करके आपने सुना होगा। यानी सबसे पहले वो राइवल्स को खत्म करेगा और उसके बाद जो है वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए, फिर कस्टमर्स को लूटेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा रिलायंस जियो जो है उसने कुछ कुछ यही काम करा है। उसने सेकंड वाला काम नहीं करा, लेकिन ये आपको समझना होगा। पहले वाला काम करा है, सेकंड वाला नहीं करा। जो तारीफ है वो तारीफ है, यानी आज भी प्लान 7 से 4 5 साल पहले से बहुत 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 ज्यादा सस्ते हैं, ठीक है। अब उनने क्या करा है कि कंपनीज बंद करा दी। आपने कंपनी सुनो कि एयरसेल करके कंपनी आती थी, यूनिनॉर कंपनी आती थी, वोडाफोन आती थी, आइडिया आती थी। अब वोडाफोन आइडिया कुछ नहीं, अब तो वोडाफोन आइडिया एक ही कंपनी है ना, तो इंडिविजुअल कंपनी तो गायब हो गई ना। डॉल्फिन आती थी। मार्केट में इस समय जो बचा है वो एक एयरटेल बचा है, एक जियो बचा है, एक वोडाफोन आइडिया बचा है। जो मुझे 3 4 कंपनीज पता है वो यही है, हो सकता है और भी 2 4 कंपनीज हो जो हो, बट बीएसएनएल तो देखिए उसके ऊपर सरकार का ही हाथ है, तो उसे तो कोई क्या ही कर लेगा। मतलब जियो फ्री भी कर दे पूरे जीवन तो सरकार की कोई नहीं, तो कर ले, कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि बीएसएनएल तो एक अलग चीज हो गई ना। क्या बात को आप समझ गए? अगर प्राइवेट कंपनीज देखोगे तो वो यही है। बट अल्टीमेटली आप लोगों का फायदा है, बिकॉज अगर जियो ना होता तो ऑनलाइन एजुकेशन इतनी आगे होती ही ना पूरे देश में। जियो की वजह से ये जो ऑनलाइन एजुकेशन आप बात बात पे यूट्यूब देख लेते हैं, है ना, ये सब हो पाया। वरना पहले जिनके पास ब्रॉडबैंड हुआ करता था सिर्फ वही अनलिमिटेड वाला जो एक्सेस है वो कर पाते थे। अब तो खैर बहुत बढ़िया सीन है। पहले मुझे याद है कि ऐसा चलता था 1 GB जो है वो 149 के आसपास का होता था, 149 198 ऐसे करके रिचार्ज होते थे। आगे चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके होंगे। आप सोचो कॉल बिल्कुल फ्री है, मैसेजिंग बिल्कुल फ्री है, मतलब एसएमएस आपका फ्री है, इंटरनेट पूरे तरीके फ्री है, 1.5 2 GB रोज का, मतलब क्या ही बढ़िया बात है। आगे चलते हैं जी। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, अब यहीं से कंटिन्यू करें। रील्स कैसे देखते हैं हम, सही बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
अगले नंबर पे आता है रेड लाइनिंग। सिंपल सी बात है, द एक्ट ऑफ नॉट लेंडिंग टू पीपल इन सर्टेन पुअर और ट्रबल्ड नेबरहुड्स शोन ऑन द मैप विद अ रेड लाइन, even if their credit worthiness has been judged on the basis of other criteria, they are not considered as borrowers by the bank simply because they live in that area. This actually happens. आपके जो आपका शहर है उसमें सब इलाके सेम नहीं है, कुछ इलाकों को पॉश इलाके कहा जाता होगा। अगर आपको किसने बता दिया मैं वहां से हूं, तो आप बाय डिफॉल्ट मान लोगे कि ये इंसान तो अच्छा ही होगा परिवार से। जैसे आपके इलाके में हो सकता है कोई सिविल लाइंस करके जगह हो, जनरली जो सिविल लाइंस है उसे अच्छा ही माना जाता है। ऐसे कुछ इलाके ऐसे जो हल्के से डाउन माने जाते हैं। तो ये एक इमेज बन जाती है माइंड में कि आप यहाँ से हैं तो ऐसे हैं, वहां से हैं तो ऐसे हैं। अगर बैंक ऐसा करता है सिंपली बिकॉज आप उस इलाके को बिलोंग करते हैं, इस वजह से आपको जो है लोन नहीं मिलेगा। भले ही आपकी आईटीआर बढ़िया है, भले ही आपका जीएसटी वगैरह सब सही चल रहा है, भले ही आपकी इनकम टैक्स सही से फाइल हो रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू बिलोंग टू दैट एरिया, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज रेड लाइनिंग, जो कि इलीगल है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डू दैट। बैंक को कोई मतलब नहीं है आप कहाँ से हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको लोन मिलेगा। बट प्रैक्टिकली देखिए सब कुछ मैनेजर के हाथ में होता है। अगर मैनेजर यानी एसेट ऑफिसर जो है बैंक का वो मना कर दे तो फिर लोन मना है। ठीक है जी, आगे चलें जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। मेरे सिटी का नाम सुनकर दिल्ली में कोई रूम भी नहीं देता। आप चिंता ना करें, आप एक बार दिल्ली में नौकरी लीजिए, आपको रूम किराए पे नहीं, आप खरीद लेना पूरा फ्लैट। आप मेहनत तो करो, बहुत बहुत लंबा जीवन है, आप क्यों इतना छोटा सोचते हैं? आप खरीदेंगे, आप बस मेहनत करते चलिए। सेकंड बेस्ट थ्योरी, बड़ी सिंपल सी बात है जी। It suggests a way out of the situation where all the assumptions of an economic model are not met. As per the theory, the second best situation is meeting as much of the assumptions as possible. सिंपल सी बात है जी। 4600 ग्रेड पे बेस्ट, 2400 ग्रेड पे सेकंड बेस्ट। जब 4600 के लायक नंबर नहीं आए तो हम क्या कहते हैं कि चले यार कोई नहीं, नौकरी मिल जाए, 2400 ही पकड़ लो। यही है सेकंड बेस्ट थ्योरी। ये मैं 2400 वालों को कहीं से भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, दिस शुड बी दी अप्रोच, ये अच्छी अप्रोच है। दिस इज सेकंड बेस्ट थ्योरी, यानी अगर आपको सबसे बढ़िया नहीं मिलता तो आप सेकंड बेस्ट की तरफ जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्कूटी खरीदनी थी, मान लेते हैं एक्टिवा। जी हाँ, वो स्कूटी ही है, उसे ये मत कहना नहीं सर वो स्कूटी नहीं, वो एक्टिवा है। एक्टिवा है और स्कूटी है, मान जाओ, बुरा मत मानो, ठीक है। एक्टिवा जो है आपको खरीदना था, अब आप गए व्हाइट कलर खरीदने। अब आपने कहा जी मुझे तो 125 सीसी वाली लेनी है जो नहीं आई है, मैं जी 5G 6G से थक गया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी। और उसके बाद आपको व्हाइट कलर लेना था, लेकिन व्हाइट कलर अवेलेबल नहीं है। आपने काफी ट्राई करा, नहीं मिला। दूसरे शोरूम पे गए, नहीं मिला। आपको पता लगा कि इसके जो है एक सेंसर में दिक्कत है, जिसके चक्कर में व्हाइट कलर बंद हो गया। आपको मन नहीं माना, आप कह रहे सेंसर से कलर का क्या मतलब। आपने दूसरे स्टेट में अपने दोस्त को फोन मिला के पूछा, वहां भी नहीं था। तीसरे स्टेट में पूछा, वहां भी नहीं था। फाइनली आपने खुद को कन्विंस करा यार ब्लैक भी अच्छी लगती है, और आप ब्लैक स्कूटी ले आए या ग्रे ले आए, जो भी आपको पसंद है। तो दिस इज द सेकंड बेस्ट थ्योरी, जिसके अंदर 100% ऑफ द आपके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पाई, बट स्टिल दिस वाज द सेकंड बेस्ट कॉल दैट यू कुड टेक। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसे पूरे तरीके से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं जी। सेज लॉ इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, उन्हें रट के जाना जी, पहले ही बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट वही है जो पिछले 2-3 साल से हर बार आते हैं, कभी सही ऑप्शन बन के, कभी गलत ऑप्शन बन के। अच्छा, सीपीयू में भी आया था जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन एग्रीगेट डिमांड, यानी अगर आप कोई चीज बना देते हो तो वो बिक ही जाएगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल, क्या एक्चुअली उस समय मार्केट में किसी को जरूरत थी 100% फ्री डेटा की, पूरे महीने फ्री कॉल की, फ्री मैसेज की, रोज के 1 GB डेटा की? किसी को नीड नहीं थी। नीड का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आ जाएगा। किसी को पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता है क्या, कॉल फ्री हो जाएगी। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कोई ट्रैप हो गए, जैसे कैसे ही हो सकता है कि कॉल ही फ्री हो जाएगी पूरे तरीके, मैसेज पूरे तरीके 100 मैसेज डेली के फ्री हो जाएंगे। बट इट वाज द रियलिटी। आज भी ये सच है, तब भी सच था। यानी अंबानी साहब ने जो दिमाग लगाया होगा वो यही होगा कि अपनी तरफ से बना देते हैं, बिक तो जाएगा ही। सेम चीज चलती है मार्केट में, जब नए फोन आते हैं। मुझे बताओ, वीवो का एबीसीडी करके कोई फोन मान लो आया है, तो क्या मार्केट में कोई तलाश रहा था कि यार वीवो का एबीसीडी फोन होता तो मजा ही आ जाता है, यार बड़ी दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई भी नहीं तलाश रहा था। तो इससे भी तेज चार्जर होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन फिर भी उसने बना दिया बिकॉज उसे पता है कि बनाऊंगा तो बिक ही जाएगा। बात पूरे तरीके आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आपने जियो या एयरटेल, इन सबके फीचर है कि फ्री में सिम ले जाओ, आपके घर तक सिम को छोड़ने आएंगे। किसी ने मांगा क्या? नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बना दिया बिकॉज पता है कि ऑफर देंगे तो चला ही जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। ये लॉ कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो सप्लाई लेड होता है, यानी आप पहले सप्लाई करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ट्रू नहीं होता। ये मतलब द की assumption behind the law is that the economic system is supply led and that all the money is spent, yeah, all the income is spent, but in practice some income leaks into saving, taxation, etc., and there is no auto guarantee that all income is injected back as spending. बहुत बढ़िया बात है, अभी समझाऊंगा। This is why others suggest for a demand led idea of economic system under which demand creation is attended vigorously. ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी तनख्वाह 70,000 है
तो आप पूरे 70,000 रुपये लगा देंगे। क्या ऐसा सच है? आप नए नए अमीर हो तो ये सच हो सकता है, पहले 2-4 महीने सच हो सकता है, लेकिन पूरे जिंदगी ये सच नहीं हो सकता। डेफिनेटली आप कुछ पैसा सेव करेंगे, कुछ पैसा टैक्सेस में देंगे, है ना? तो यानी सेज लॉ का ये अजम्पशन जो है थोड़ा सा गलत है, बट अकॉर्डिंग टू सेज लॉ ये अजम्पशन है कि जितना पैसा है वो आप सब लगा देंगे, यानी जितना पैसा आपके पास आया है उतना ही पैसा आपके पास से चला जाएगा। तो इसका मतलब अपने आप सब पूरा जो देश है, पूरा इकोनॉमी है, वो स्मूथली चलता रहेगा। क्या आप सेज लॉ को समझ गए हैं? आपके लिए जो काम की लाइन है वो सिर्फ एक है, ये वाली। पेपर कैसे पूछेगा? लिख देगा डैश लॉ स्टेट्स दैट एग्रीगेट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन एग्रीगेट डिमांड, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, सेल्स लॉ पे टिक करें और आगे बढ़े। ठीक है। skimming price, a price method of charging high profits adopted by a firm when consumers are not price sensitive and demand is price inelastic। बड़ा ही सिंपल है, डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है, यानी डिमांड प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रही है। सोचो, इसे भी छोड़ो अगर ये नहीं समझ आ रहा। मुझे एक बात बताओ, जो घड़ियां होती हैं रॉलेक्स की, क्या आपको नहीं लगता उसमें बहुत हाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है? सोच के देखिए जरा। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्टन की बॉटल है मेरे पास, ठीक है, ये 150 रुपए की 6 होंगी या 200 रुपए की 6 होंगी, तो एक बॉटल का जो दाम हुआ वो करीब 30 रुपए हुआ। अब 30 रुपीज में जो प्रॉफिट ये ले लेगा, वो ले लेगा मिल्टन की, अगर मैं आपसे बात करूं तो बहुत ले लेगा, 5 रुपए ले लेगा। बिकॉज 30 रुपए में कम से कम 10 रुपए तो दुकान वाले को चाहिए, बिकॉज दुकान वाला सबसे ज्यादा परसेंटेज रखता है, बिकॉज उसके प्रोडक्ट, उसकी जो सप्लाई है वो गिनती में कम होती है। तो 5 रुपए इज नॉट अ बिग डील मिल्टन के लिए, हो सकता है 5 से भी कम रखा हो इसने अपना प्रॉफिट, है ना? बट अगर यही आप बात करते हो हाई एंड बॉटल्स की, जो 800-800 रुपए की या 600-600 रुपए की बॉटल्स आती है, क्या उसके अंदर परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा रखा जाएगा? जी हाँ। एक लिमिट के बाद आप सामान को खरीदने से पहले दाम नहीं देखते ये सच है। अब वो नेसेसरी आइटम्स भी हो सकती है, अननेसेसरी आइटम्स भी हो सकती है। पहला प्रूफ दवाई, दूसरा प्रूफ जैगुआर। इसमें ज्यादा अच्छा एग्जांपल जो है वो दवाई है। दवाई जब खरीदने जाते हो तो क्या दाम पहले पूछते हो? नहीं, मजबूरी है, लेना ही लेना है। यानी डिमांड प्राइस पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर कोई इंजेक्शन मान लेते हैं 1.5 लाख का भी है और पेशेंट जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आपको खरीदना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे कहीं से भी पैसा उधार लेके आओ, आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है, हाई प्रॉफिट्स को सीख करा जाता है। आपको पता होगा सैनिटाइजर शुरू में बहुत महंगे बिके। सैनिटाइजर्स में ये कॉन्सेप्ट लगाया गया था, यानी छोटा सा सैनिटाइजर 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, ऐसी मास्क जब बिके थे शुरू में, तो 50-50 रुपए का मास्क बिका था, जो आज 1 रुपए का मास्क है। वो जो नीले वाला मास्क आता है उसका जो आमतौर पे दाम होता है वो 1 या 2 रुपए होता है। 60 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 50-60 मास्क होते हैं, तो लमसम 1 सवा रुपए का मास्क आ जाता है, सर्जिकल मास्क जो होता है। बट वही वाला मास्क 20-20 रुपए का बिका है, 40-40 रुपए का बिका है। वो स्किमिंग प्राइस है, बिकॉज उस पॉइंट पे आपकी मजबूरी थी, खरीदना ही था, सबने खरीदा, मैंने भी खरीदा, आपने भी खरीदा हो। तो ये है स्किमिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। Spot price, the price quoted for anything in a transaction where the payment and delivery is to be done now। spot price क्या होता है? अभी के अभी। वेलकम टू गोवा सिंगम। आप कभी सब्जी खरीदने जाएं बुध बाजार वगैरह में, बुध बाजार, मंगल बाजार, ऐसे दिल्ली में ऐसे बाजार लगते हैं, हर इलाके का अपना एक डे फिक्स होता है जहां पर जो है वीकली मार्केट लगती है, इसमें सब्जियां फ्रूट्स वगैरह बिकते हैं, हर जगह लगता है बाजार, ठीक है। हो सकता है आपके शहर में भी लगता हो, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब रात को 10:30 बजे निकलो, कई खिलाड़ी लोग होते हैं जो लेट जाते हैं क्योंकि सब्जी सस्ती मिलती है। वो उसमें क्या होता है, हाथों हाथ वाला प्राइस होता है कि अभी के अभी निपटाओ, इसे ले जाओ, सब ले जाओ। यानी वो उस पॉइंट का, उस टाइम का प्राइस है। समझ पा रहे हैं? ऐसे दिवाली से एक रात पहले रात को आप 11 बजे जाओ, तो वहां पर क्या होता है, एक सीधा दाम, ये मान लेते हैं 10,000 की लड़ी है तो इतने की होगी, या मान लेते हैं 120 शॉट है तो इतने का होगा। वो हाथों हाथ क्या करता है, बहुत ही कम प्राइस बोलता है, लेकिन कंडीशन लगा देता है कि अभी का प्राइस है। आप सोचो कि मैं आधे घंटे के बाद आऊँ, नहीं, नहीं मिलेगा। समझ गए? ऐसी फ्लिपकार्ट वगैरह पे शॉपिंग आप करते हो तो वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ही आप उसे बुक करते हो तो वो कहता है जी 15 मिनट की घड़ी आपकी चालू हो गई है, 14:59, 14:58। वो एक तरीके का स्पॉट प्राइस है जो आपको पुश करता है कि अभी के अभी खरीदो इसे। समझ गए? आगे चलते हैं जी। अगले नंबर पे आता है गोल्डन पैराशूट, a generous severance term written into the employee into the employment contracts of a director या of the directors of a firm, which makes it expensive to sack them if the firm is taken over। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका है। इस समय ट्विटर का जो टेक ओवर है उसमें आपने सुना होगा जो ट्विटर के हेड हैं, अगर उन्हें हटाया जाएगा तो उन्हें 100 मिलियंस जो है मिलेगा। ये आपने शायद सुना होगा कि अगले उन्हें कुछ समय के अंदर हटाया जाएगा तो उन्हें कुछ मिलियंस मिलेंगे, है ना? वो गोल्डन पैराशूट ही और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से बात को समझो। मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ मान लेते हैं, और अब मैं कंपनी जो है मान लेते हैं 4 लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
ये 4 लोग हैं, इनकी कंपनी है। क्या धीरे धीरे मुझे इसका डाइल्यूशन करना होगा? ये मैं आपको शेयर मार्केट वाले में पढ़ाऊंगा कि जैसे कंपनी को आपको बड़ा करना होता है तो आपको बड़े लोगों से इसमें फंडिंग लेनी होती है। यानी आप फेसबुक के पास जाएंगे और फेसबुक को कहेंगे मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, मेरे हिसाब से मेरी कंपनी 100 रुपए की है और मैं आपको अपनी कंपनी में 10% हिस्सा देना चाहता हूँ 20 रुपए में। ये आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो बड़ी कंपनी है उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा इनकी कंपनी पे। तो कभी भी क्या इन्हें हटाया जा सकता है? बिकॉज मान लेते हैं कि फेसबुक ने मेरी कंपनी के 51% शेयर ले लिए, तो मैं तो खतरे में आ गया। तो ऐसे में क्या करा जाता है कि जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उन लोगों के, उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं कि आप मान लेते हैं इन्हें 5 साल से पहले हटाओगे या 4 महीने के नोटिस से पहले हटाओगे तो आपको इन्हें 2 साल की सैलरी देनी होगी, 1 साल की सैलरी देनी होगी। होता है गोल्डन पैराशूट। यानी गोल्डन पैराशूट क्यों बोला जाता है? पैराशूट का इस्तेमाल कब होगा? जब जान खतरे में होगी। यानी मान लेते हैं कि आपका प्लेन क्रैश हो गया तो उसमें पैराशूट आप खोल के अपनी जान बचा लेंगे। गोल्डन इसलिए कि आप के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, समझ गए? यानी अगर आपका ये जो प्लेन है एम्प्लॉयमेंट का ये क्रैश होता है तो आपके पास एक पैराशूट है जो कि आपकी जान बचाएगा, जो कि गोल्डन है, यानी बहुत सारा पैसा लेके आपके पास आएगा। ठीक है, ये देखिए टर्म्स अभी आपको इजी लग रही है बट पेपर में अगर आप इन्हें देखेंगे तो थोड़ा सा टफ रहेगा, तो कोशिश करिएगा अच्छे से समझिएगा चीजों को। आगे चलते हैं जी। पैकमैन डिफेंस a situation when the firm being bidded for takeover bids for the bidder firm itself, also known as reverse takeover bid। मैं आपको समझाता हूँ, बढ़िया है। दोबारा पढ़ता हूँ। A situation when the firm being bidded for takeover, यानी एक कंपनी है, इसकी बिडिंग हो रही है। बिडिंग मतलब इस पे दाव लग रहा है कि ये 2 रुपए में मैं खरीद लूंगा, आप कह रहे हो नहीं मैं 2.5 रुपए में, मैं कह रहा हूँ नहीं 2.25 में, इस तरीके। बिड्स फॉर द बिडर फर्म इटसेल्फ, यानी अगर मान लेते हैं कोई बी फर्म इसे खरीदने की कोशिश करती है तो बदले में ए ही फर्म बी को खरीद लेगी। दोबारा सुनो। एक मूवी आई थी ओम जय जगदीश, आपने नहीं देखी तो मत देखना पेपर से पहले। उसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो अभिषेक बच्चन है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में कोई काम करते हैं और होता क्या है कि वो कंप्यूटर वाली जो फर्म है वो उनके मकान को खरीद लेती है और बदले में वही उसका सॉफ्टवेयर बनाने का पैसा होता है। 100 सेकंड करके उसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी खरीद रही है तो बदले में छोटी कंपनी ने बड़ी को ही खरीद लिया, तो इसे बोलते हैं रिवर्स टेक ओवर बिड। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पर इलॉन मस्क ने फोन करा, बिल्कुल आपने अभी कोई एग्जाम्पल लिख दिया जो मैं कहने वाला था, कि ट्विटर ने ही बदले में स्पेसएक्स को खरीद लिया। ऐसा अगर हो जाए तो वो एक बैकमैन डिफेंस होगा कि तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं ही तुम्हें खरीद लेता हूं। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके? चलो आगे चलते हैं। आपने किस्सा सुना होगा, एक टाइम था जब टाटा की गाड़ियां जो है नहीं बिकती थी तो ये लोग रेंज रोवर के पास गए थे। कहानी सबने ही सुन रखी है, बहुत अच्छी कहानी है, बता देता हूँ। तो उन्होंने नहीं खरीदा था, ठीक है, फोर्ड के कंट्रोल में उस समय मेरा ख्याल आता था, और बदले में अब क्या करा, जैगुआर जो कि रेंज रोवर के अंडर आता है उसे जो है टाटा ने खरीद लिया। अगर इसके बीच का गैप में जीरो कर दूं, मान लेते हैं उस दिन वहीं बैठे बैठे डील हो गई कि टाटा साहब कहे थे कि मेरी कंपनी को खरीद लो, बदले में वो उनकी कंपनी को खरीद के आ गए, तो क्या एक तरीके का पैकमैन डिफेंस हो गया? नहीं बिल्कुल कितना नहीं, खरीदने में क्या दिक्कत है? खरीदना बेचना सामान का तो खरीदना बेचना होगा ही। इसकी बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एज पर दिस लॉ, वॉलरस लॉ, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इज ऑलवेज आइडेंटिकली इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड। फॉर दिस टू हैपन द इकोनॉमी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। पहले स्टेटमेंट पूरी पढ़ रहा हूँ। इट ऑल्सो मीन्स दैट इफ देयर इज एन एक्सेस सप्लाई ऑफ सर्टेन थिंग्स इन वन मार्केट, there must be an excess demand for it in another market. Here, another market does not mean the market of another economy. It is taken as apples market, grapes market as separate markets. This would be only correct in a barter economy. It does not work in an economy with currency as its mode of exchange. आराम आराम से समझाता हूँ, ठीक है जी। देखिए एक बात समझिए, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा है बट क्या दिव्यांश आप समझ रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं भी जानते तो भी आपको समझ आ जाए। मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, आपके पेपर में 250 नंबर इंग्लिश के हैं तो भाग नहीं सकते, मजबूरी है। मान लेते हैं आपकी पोस्टिंग चेन्नई में हो गई, सुबह 9:30 से लेकर शाम 6 बजे तक अंग्रेजी ही बोलोगे। सच बता रहा हूँ, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, वहां कोई समझेगा ही नहीं आपकी, वो मजबूरी है आपकी। तो चेन्नई छोड़ो, केरल चले गए, कर्नाटक चले गए, महाराष्ट्र चले गए, तेलंगाना चले गए, आंध्रा चले गए, सब जगह सिर्फ इंग्लिश बोलनी होगी बिकॉज आपको उनकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। सब जगह नागालैंड वगैरह एनीवेयर वेयर हिंदी इज नॉट प्रिवेलिंग, आपको इंग्लिश ही बोलनी होगी। ये लॉ ये कहता है जी, मार्केट में जितनी सप्लाई है मार्केट में उतनी ही डिमांड है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जितना सामान की डिमांड है उतनी ही जो है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड है। सप्लाई डिमांड का जो टोटल है वो आपस में बराबर होगा, ठीक है जी। अब वो कहना चाहते हैं कि मान लो कहीं एक जगह पे जो है सप्लाई बढ़ गई तो दूसरी जगह पे डिमांड बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। ये रियल नहीं है बिकॉज हमारे दुनिया में अब करेंसी का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ बार्टर इकोनॉमी में सही था। बार्टर इकोनॉमी क्या होती है? बार्टर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पैसे की जगह गुड्स का लेन देन होता है। सबको बार्टर सिस्टम पता है ना? कोई अगर आप में से ऐसा जिसे बार्टर सिस्टम नहीं पता तो मुझे बताएं, मैं समझाता हूँ।
बार्टर सिस्टम में जो है सामान का लेन देन होता है। जैसे कि अभी तो आप क्या करते हैं, मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं। मैंने जैसे माउस खरीदा तो मैंने उससे पूछा जी माउस कितने का है, उसने कहा जी मान लेते हैं 500 रुपए का माउस है। मैंने उसे 500 का नोट दिया और बदले में माउस लेके आ गया, ठीक है, माउस मेरे घर आ गया। पहले क्या होता था बार्टर सिस्टम में, 500 रुपए मेरे पास नहीं होते थे, मेरे पास 500 रुपए की जगह कोई सामान होता था। जैसे कि मेरे पास आलू होते थे तो मैं उसके पास आलू लेके जाता था जिनकी कीमत माउस की कीमत जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो मुसीबतें हैं कि पहली बात तो ऐसे इंसान के पास जाऊंगा जिसे आलू चाहिए, समझ पा रहे हो, और दूसरी बात उसके पास माउस भी होना चाहिए। मान लेते हैं आपको आलू चाहिए लेकिन आपके पास माउस नहीं है, तो मैं आपके पास आके क्या करूंगा। अब आपके पास माउस है लेकिन मेरे पास आलू नहीं है, तो मैं आपके पास आके क्या करूंगा। यानी यहाँ पर एक चीज चाहिए होती है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। बस एक दो टर्म्स और बची है, उसके बाद आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसका सर भारी हो चुका है। बस 5 मिनट आप मुझे और दें। जी हाँ, पुरानी सभी सिविलाइजेशंस में यही कॉन्सेप्ट था। आपने देखा होगा मोहनजोदारो में भी ये दिखाया गया, ऋतिक रोशन जो है कुछ सामान को बेच रहा था और वो कहता जी नहीं ये तो बहुत महंगा है, ऐसा वैसा फर्जी बात है। ठीक है, ऋतिक रोशन यार, मतलब इतना स्मार्ट इंसान को तुम ऐसा बनाओगे तो कैसे काम बनेगा यार। बार्टर सिस्टम में उम्मीद कर रहा हूँ पूरे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है जी। एसएससी जॉब इंग्लिश में बोलने की ट्रेनिंग में प्रैक्टिस भी होती है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एसएससी के बैंकिंग कहीं पे भी जाए, जब आपकी ट्रेनिंग होगी, जो पहला सेशन होगा उसका जो पहला मिनट होगा वहां पर आपको कहा जाएगा खुद को इंट्रोड्यूस करें, जिससे आपके मन की घबराहट जो है निकल जाए। तो वहीं से आपकी इंग्लिश की ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स आएंगे आपको पढ़ाने को, अंडर सेक्रेटरी आ रहा है, कोई कमिश्नर आ रहा है, कोई डिप्यूटी कमिश्नर आ रहा है, कोई चीफ कमिश्नर आ रहा है, वो पूरा सेशन अंग्रेजी में लेंगे। और आप जैसे अभी कमेंट करके मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसे वहां नहीं बात होती, वो वन साइडेड इंटरेक्शन होता है, जो कि इंटरेक्शन नहीं होता। वो आएंगे, सवा घंटा बोलेंगे और चले जाएंगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए दिक्कत होगी, कड़वी बात है बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। विनर्स कर्स। Winner's curse क्या है? The possibility that the winning bidder in an auction will pay too much for an asset since the highest bidder places a higher value on the asset than all other bidders. सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ये क्या कहानी है, मान लेते हैं कोई सामान 100 रुपए का है, आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, इधर आ जाइए जरा। वहां तक पहुंचने के लिए जो करना है वो सोचिए, उसको सोच के धक धक होरेला होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए आप प्लीज फोकस करिए। आईपीएल की बिडिंग वगैरह आप सही एग्जांपल्स दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई सामान है जो 100 रुपए का है, इसकी बिडिंग स्टार्ट होती है 20 रुपए से। तो ये तो आपको पता है अगला इंसान आसानी से 30 रुपए बिड कर देगा, बिकॉज उसे पता है 100 रुपए की चीज है। अगला 70, 80, 90, 100 तक तो हर कोई बिड कर देगा। बट क्या डेफिनेटली कोई ना कोई खुद को पुश करके 101 भी बिड करेगा? मजबूरी है, क्योंकि खरीदना है, लगता है यार 100 की तो चीज है, 101 दे देता हूँ, कोई बात नहीं, वी हैव टू टेक दिस कॉल। कोई दूसरा होगा जो हो सकता है 102 बिड कर दे। तो डेफिनेटली जो भी विजेता होगा एंड में, वो एक्चुअल प्राइस से तो ज्यादा ही पे करेगा ना, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जितना तो हर कोई पे करने को तैयार था। तो अगर उसे जीतना है तो डेफिनेटली उसे अपनी जेब थोड़ी सी एक्स्ट्रा ढीली करनी होगी। यही होता है विनर्स कर्स, कि आप जीत तो गए हैं बट जरूरत से ज्यादा खर्च कराए। समझ पा रहे हैं, यानी जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा खर्च कराए। ऐसा बहुत बार होता है। आप आईपीएल की बिडिंग वगैरह देखेंगे तो दूसरी टीम की जो पर्स है उसे खाली कराने के लिए ऐसा करा जाता है। अगर आपने मास्टर शेफ वगैरह देखा तो उसमें भी कई बार क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको कह दिया जाता है कि आपके पास से 1,000 रुपए है और उसमें से आपको सामान खरीदना है। ऐसा टाइम के रिस्पेक्ट में भी होता है कि डिश बनाने के लिए टोटल आपके पास 20 मिनट है या आधा घंटा है, और आप ब्रेड लेना चाहते हो तो आपको अपने टाइम में से 2 रुपए देने होंगे, और साथ वाला क्या करेगा, 2.5 मिनट बिड कर देगा, आप 3 मिनट बिड करोगे, तो वो आपको पुश कर करके 6 मिनट पे ले जाएगा। जैसे ही आप 6 मिनट 5 सेकंड बोलोगे वो रुक जाएगा। उससे क्या होगा, जो ब्रेड के बदले एक्चुअली आपको 2 ही मिनट देने थे, उसके बदले उसकी जगह आप 6 मिनट दे चुके हैं, तो 4 मिनट का आपका नुकसान हो चुका है। समझ पा रहे हैं जी बात को? तो पक्का आगे चलते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिस इज द लास्ट टर्म, उसके बाद ये टॉपिक पैक हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, नए टॉपिक की शुरुआत होगी। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। आपको खुश होना चाहिए, आपने 100 टर्म्स को समझा है। अच्छा, मैंने उड़ाया नहीं है, मैं चाहता तो स्टेटमेंट पढ़ के आगे निकल जाता, बट मैं एग्जांपल्स को देते चल रहा हूँ, बिकॉज एग्जांपल्स के बिना आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसे समझते हैं। जीरो सम गेम, a situation in the game theory when the gains made by winners in an economic transaction is equal to the losses suffered by the losers. This is considered a special case of game theory. Most economic transactions are in some sense positive sum games, but in popular discussion of economic issues there are often examples of mistaken zero sum mentality, such as profit comes at the expense of wages, higher productivity means fewer jobs, and imports mean fewer jobs here. कहानीबाजी है, मुद्दे की बात को समझते हैं। जीरो सम गेम ये कहता है कि अगर हम दोनों आपस में गेम खेल रहे हैं, ठीक है, हम दोनों ने क्या करा, पत्ते खेलना चालू करा। मेरे पास भी 100 रुपए थे, आपके पास भी 100 रुपए थे। वैसे तो पत्ते खेलते समय पैसा लगाना इलीगल है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ पाए। अब एंड में बस मुझे ये बताओ, आप हारो मैं जीतूं कुछ भी हो, मेरे पास अगर 10 रुपए बचे हैं तो क्या आपके पास डेफिनेटली 190 ही होंगे? यानी जो टोटल सम है वो आपका सेम ही रहेगा, यानी जितना यहाँ पर नुकसान हुआ है उतना ही यहाँ पे फायदा होगा। ये है गेम थ्योरी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि जीरो सम गेम जो है इसका यही कॉन्सेप्ट है, द गेम्स मेड बाय विनर्स इज इक्वल टू द लॉसेस सफर्ड बाय द लूजर्स। बस ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए हैं जी। आपके टर्म्स पूरे हो चुके हैं, जहां तक मुझे याद है 100 टर्म्स है, प्लस माइनस एक दो तो एक अलग बात है, बट जहां तक मुझे याद है दीज आर एग्जैक्टली 100, क्योंकि मैंने बनाए इस हिसाब से थे कि एक अच्छा नंबर पहुंचे। 70-80 के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी है, बट मैंने और टर्म्स ढूंढे जो मुझे लगता था जिनके कम चांसेस भी हैं, वो भी मैंने आपके लिए ऐड करे हैं। मैंने कहा एक 100 अच्छा नंबर होगा, सेकेंडली आपको फील आएगी कि 100 टर्म्स पढ़े हैं, तीसरे नंबर पे जो कम चांसेस वाले टर्म्स है वो भी आप पढ़ लेंगे, तो पेपर में थोड़ा सा फायदा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन इकोनॉमिक्स का आपने पूरा करा है, सबसे पहले तो मुबारकबाद। अब यहाँ से मैं एक बिल्कुल फ्रेश चीज को स्टार्ट करूंगा, ब्रेक के बाद होगा ऑब्वियसली वो। ये क्लास आपकी 12 बजे तक चलेगी, किसी के मन में कोई संदेह हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। 12 बजे तक ये क्लास चलेगी, बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। हम यहाँ पर अब बैंकिंग वाले पोर्शन को स्टार्ट करने वाले, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। ठीक है, पीडीएफ चलिए मैं अपडेट सेक्शन में आपके लिए डाल दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, आप 2 मिनट का आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ, अपने दिमाग को शांत करिए और एक नए कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, आप प्लीज सेशन में बन रहे, चैट आपके ऑफ कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट के अंदर मुलाकात करते हैं। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। डाउट सेक्शन अब मैं आपका बंद कर रहा हूँ, जितने डाउट्स आ गए हैं वो देखेंगे बाकी आने वाले सेशन। ठीक है जी, पीडीएफ आप सबको मिल गई होगी, आने में जो है इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया। मैंने सोचा जो काम निपट सकता है वो साथ साथ जो है निपटा दूं, मेरे पास रेडी थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं यार अभी पोस्ट कर देते हैं, आपके भी काम आ जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मैंने डाल दी है, मेक श्योर यू रिवाइज दैट मल्टीपल टाइम्स। और उसमें 106 पेजेस हैं, बट टर्म्स 100 ही है, बिकॉज कई सारे जो टर्म्स हैं वो 2 या 2 से अधिक पेजेस में है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको नहीं समझाया है, वो रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रुकिए जरा, कहाँ गया, गिनी कोफिशिएंट करके एक नाम था, ये आ गया, ये और समझा देता हूँ। उसके बाद जो है मैं बैंकिंग वाले पोर्शन को स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मेरे लिए 100% का मतलब 100% ही है, 99 नहीं। गिनी कोफिशिएंट क्या है मैं आराम से समझाता हूँ। गिनी कोफिशिएंट एक इनइक्वालिटी इंडिकेटर है, ये दो बार सवाल पूछा गया पिछले 3 साल में, तो गिनी कोफिशिएंट को अच्छे से समझना। एंड इनइक्वालिटी इंडिकेटर इन एन इकोनॉमी, ये दर्शाता है सोसाइटी कितनी अनइक्वल है। क्या आपको लगता है पूरे देश में जितने लोग हैं सबके सब बराबर पैसा कमाते हैं? आंसर इज नो। आप अलग कमाते हैं, मैं अलग कमाता हूँ, है ना। इसी तरीके मैं अलग कमाता हूँ, अंबानी साहब अलग कमाते हैं, अंबानी साहब अलग कमाते हैं, अडानी साहब अलग कमाते हैं। तो क्या अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ परसेंटेज पॉपुलेशन और परसेंटेज शेयर इन इनकम, तो क्या वो सीधा ग्राफ आएगा आपके हिसाब से? आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, क्या ये सीधा ग्राफ आना चाहिए? नो, सीधा ग्राफ कभी भी नहीं आ सकता। कुछ पैसा मैक्सिमम पैसा कुछ लोगों के पास इकट्ठा होता है, बाकी सभी लोग बस गुजारा कर रहे होते हैं। ये स्टेटमेंट पहले पहले पढ़ के समझाता हूँ। द कोफिशिएंट वैरीज फ्रॉम 0 to 1, ये भी ध्यान रखना, कल को वो आपको कुछ वैल्यूज लिख दे 0.1, 1.2, 1 और 0.45, तो इनमें से कौन सी वैल्यू है गिनी कोफिशिएंट की जो पॉसिबल नहीं है? दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज गिनी कोफिशिएंट 0 से 1 के बीच में ही घूम सकता है। A zero Gini coefficient indicates a situation of perfect equality, ये भी ध्यान रखना, कल को कहेगा for perfect equality गिनी कोफिशिएंट कितना होगा, आप आंसर देंगे 0 होगा। ऑप्शन में 0 देगा, 1 देगा, 45 देगा, 100 देगा, तो ध्यान रखेंगे 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी। नहीं, बैंकिंग अभी शुरू होगी 2 मिनट के बाद। और 1 सिग्निफाइज अ सिचुएशन विद एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, यानी एक ही परिवार के पास पूरे देश का सारा पैसा है तो 1 है, अगर सबके पास बराबर पैसा है तो वो 0 है। समझ गए फर्क क्या है? हाइपोथेटिकली पूरे देश का हर 1 रुपया अडानी साहब के पास है तो वो जो है 1 है। अगर मैं बात करता हूँ सभी लोगों के पास बराबर पैसे हैं तो वो 0 है। क्या 0 अच्छा है आपके हिसाब से? इज 0 गिनी कोफिशिएंट गुड? आंसर इज नो। जिस दिन 0 हो जाएगा तो कोई काम पे नहीं जाएगा। सोच के देखिए, मालिक फोन करेगा कि अरे भाई आया नहीं, कहेगा तू आ जा, तू कल ले आ जा मेरी फैक्ट्री में काम, क्योंकि दोनों के पास बराबर पैसा है ना, तो कोई क्यों जाएगा? देखिए कड़वी बात है, बट यही सच्चाई है कि इनकम इनइक्वालिटी होनी ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट कुछ हद तक इन्फ्लेशन की तरह इनकम इनइक्वालिटी भी जरूरी है। अगर हम पे सब पे पैसा है तो बताओ दिमाग कोई क्यों लगाएगा? कैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा? अगर सबके पास पैसा है तो कोई क्यों नया सोचने की कोशिश करेगा, है ना। सब इलॉन मस्क नहीं होते कि सबसे अमीर होने के बाद भी एफर्ट लगा रहे हैं। अधिकतर लोग एक लिमिटेड सैलरी के बाद संतुष्ट रहते हैं, दिमाग पे लोड नहीं डालते। ठीक है, अब कुछ डेटा है आपके सामने, ठीक है जी। एक गिनी कोफिशिएंट है बाय कंट्री, 2021 का डेटा है, वैलिड रहेगा 2022 के पेपर्स के लिए भी। साउथ अफ्रीका का जो गिनी कोफिशिएंट है वो 63 है, ठीक है जी, याद रखेंगे, नंबर 1 पे आ रही है। ऐसे ही सभी देशों के आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इंडिया का मैंने अलग से चिपका दिया है, ये रहेगा
कितना 0.35, ठीक है। ये जो 63 है इसका मतलब 0.63 है, ठीक है, और ये जो 35 है इसका मतलब है 0.35। तो इंडिया का गिनी कोफिशिएंट जो है वो आपका कितना है 0.35, और जो साउथ अफ्रीका है वो सबसे आगे है, उसमें है 0.63। क्या बात को आप समझ पाए? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ये मैंने एक फोटो आपके लिए लगा दी है, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, फैरो आइलैंड जो है इस इलाके में, ठीक है जी। अरे भैया कहाँ है, सबके पास बराबर है तो आप पढ़ाने भी नहीं आते और हम पढ़ने भी नहीं आते, ये करी ना आपने गलत बात। ऐसा नहीं है, मैं पैसे के लिए पढ़ाने नहीं आता, क्लियर भाषा में साफ शब्दों में बोलता हूँ, ठीक है। चले आगे। नहीं सच बता रहा हूँ, मतलब कोई झूठ नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ इस बात को, मैं पैसे के लिए पढ़ाने नहीं आता। एक एक्स टीचर, वाई टीचर, जेड टीचर हो सकता है ना, बट अपन तो आते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। अब मैं बैंकिंग को शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, फोकस करिए और चीज़ों को सीखिए। यहाँ से जो भी पढ़ाऊंगा बहुत आसान होगा, मक्खन होगा, बहुत ही सिंपल होगा, बहुत सिंपल। ये मेरी गारंटी है कि बहुत सिंपल है, हंसते खेलते आपको समझ आएगा, ठीक है जी। यहाँ से जो आप मैं लिखवाऊंगा उसे नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं अपनी तरफ से इसे ऐसे लिखूंगा कि आप पीडीएफ से भी पढ़ सके, बाकी अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो वो एक अच्छी बात होगी, बिकॉज अपने नोट्स बेस्ट रहते हैं, ठीक है। आप हेडिंग डाल सकते हैं बैंकिंग, बैंकिंग पढ़ाते हैं आपको। बैंकिंग सर आपको कैसे पता, आप तो एसएससी के टीचर हो। मैं थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जमाने में बैंकिंग की पढ़ाई करी है। उससे ज़्यादा इस वजह से जानता हूँ क्योंकि मैंने बैंकिंग का पेपर दिया। उससे ज़्यादा इस वजह से जानता हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू भी दे के आया हूँ। उससे ज़्यादा इस वजह से जानता हूँ क्योंकि पेपर क्लियर करा था। उससे ज़्यादा इस वजह से जानता हूँ क्योंकि बैंक में नौकरी भी कराया हूँ, बैंक की ट्रेनिंग भी कराया हूँ। उससे ज़्यादा इस वजह से जानता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस भी है, तो मुझे थोड़ा आइडिया है काउंटर के इस साइड का भी, काउंटर के उस साइड का भी। जब आप काउंटर के बाहर खड़े होते हो तो ऐसा लगता है बैंक वाला कोई काम नहीं करता, बट मैं काउंटर के उस साइड बैठ के देख चुका हूँ, बैंक वाला सच में बहुत काम करता है। जब से मैं बैंक में काम कर चुका हूँ, मैं कभी भी बैंक वाले को कुछ नहीं सुनाता, बिकॉज मुझे पता है बैंक वाले सच में बहुत काम करते हैं। एसबीआई की बात अलग है, एसबीआई तो बहुत ही ज्यादा काम करता है, बट इन जनरली बैंक वाले जो है काम करते हैं, ठीक है। बैंकिंग की बात कर लेते हैं जरा। मैं हाँ 2016-17 की बात है जी हाँ। चलो सबसे पहले व्हाट इज अ बैंक, व्हाट इज अ बैंक, क्या है ये बैंक, बताओ। क्या ये एक दुकान है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या है? डिपॉजिट, नो, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो ये ना इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है कि आप पहले शब्द क्या बोलते हो। सबसे पहली बात, वो जो करता है वो अलग बात है, बट इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी दुकान जो कि फाइनेंस यानी पैसे में डील करती है, ठीक है जी। विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज, कई सारे शब्द लिखे हैं मैंने, उसे समझना। एक तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा है, एक डिपॉजिट लिखा है, एक लोन लिखा है, एक एडवांसेस अलग से लिखा है, और अदर सर्विसेज अलग से लिखा है। अगर ये बैंकिंग कैटेगरी में पढ़ाता तो मैं यहाँ पे और चार चीजें बताता कि इंटरव्यू में ये पूछेगा, वो पूछेगा, मुझसे क्या पूछा था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम इग्नोर करेंगे। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसे लेता है और लोगों को लोन देता है, और लोन देने के अलावा भी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो जो सर्विसेज होती है उसमें पैसे की डीलिंग हो भी सकती है, दे में बी फाइनेंशियल, दे में नॉट बी फाइनेंशियल। कोई एक ऐसे एग्जांपल दो बैंक की सर्विस का जो कि फाइनेंशियल सर्विस नहीं है, जिसका पैसे से 1 रुपया लेना देना नहीं है। ऐसी कौन सी सर्विस देता है आपको बैंक जिसका पैसे से 1 रुपया का लेना देना नहीं है? नहीं नहीं, ट्राई करो, बहुत सिंपल सिंपल आंसर है भाई। आप सोचो, बैंक गए, आ गए, सर्विस लेके कुछ भी नहीं करा, मतलब एसएमएस, सेविंग, पासबुक प्रिंटिंग। क्या पासबुक प्रिंटिंग जो आपकी है वो एक ऐसी सर्विस है जिसका फाइनेंस से कोई मतलब ही नहीं है? वो पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, एक अलग फाइनेंशियल सर्विस हो गई, वो डिपॉजिट ले रहा है, विड्रॉ दे रहा है। बट पासबुक प्रिंटिंग एज अ सर्विस, चेकबुक इशू ऑफ ऑफ योर अकाउंट फ्रॉम द बैंक, एफडी का प्रिंट लेना, ये जो सर्विस है, पासबुक का अपडेशन है, ये सब नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। एटीएम गए, एटीएम से बैलेंस चेक कर लिया, बताओ को पैसों का लेन देन हुआ क्या? एटीएम लगाया, देखा कि पैसे कितने आ रहे हैं, यार भी पैसे नहीं है। तो ये एक ऐसा सर्विस हो गया जिसमें पैसे का कोई निकाला नहीं डाला नहीं, है ना, समझ गए। फाइनेंशियल सर्विसेज, पैसा निकालना, पैसा डालना, है ना, ये डीडी बनवाना, चेक काट के देना, ट्रांसफर्स देना, ये सब एनईएफटी करना, आरटीजीएस करना, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। अब लोन्स और एडवांसेस में क्या फर्क है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अच्छा, ये सेम कस्टमर होता है क्या जो डिपॉजिट भी करता है, जो लोन भी लेता है? नहीं, ये अलग अलग लोग होते हैं। यानी बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है मुझसे और आपको लोन देता है। तो बैंक का इसमें क्या फायदा होता है? बैंक क्या करता है, जो पैसा लेता है वो लेता है X% पे, और जो पैसा देता है वो लेता है Y% पे, और Y% जो है वो ज्यादा होता है X% से।
और ये जो बीच का डिफरेंस है ये इसकी कमाई होती है, जिससे वो क्या करता है जी, अपने जो वर्कर्स होते हैं उनकी तनख्वाह देता है, किराए देता है बिल्डिंग्स के, और दुनिया भर के खर्चे करता है और कुछ पैसा मुनाफे के तौर पे अपने पास रखता भी है। ठीक है जी। अब अगले पेज पे चलता हूँ, कोशिश करिएगा साथ साथ आप नोट करते चलेगा, बिकॉज मैं बोलते बोलते ही बीच में काफी टाइम दे रहा हूँ आपको छापने का, तो मेक श्योर यू कीप नोटिंग डाउन एवरीथिंग। ठीक है। अब बैंक के दो काम होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस और एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में आता है डिपॉजिट और लोन्स एडवांसेस, यानी डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये तो मेन काम है इसका। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वो सर्विसेज दे देता है, जैसे कि एटीएम की सर्विस है, इसका डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, डिपॉजिट आसान हो जाता है, निकालना पैसा आसान हो जाता है आपके लिए, और चेकबुक से भी आप ट्रांसफर इजीली कर सकते हो, डीडी बना के दे देता है, डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देता है, आपको लॉकर फैसिलिटी दे देता है, ऐसे और दुनिया भर की फैसिलिटीज आपके पास आ जाती है, पासबुक आपको दे देता है। ये सब चीजें जो है सेकेंडरी सर्विसेज में आती हैं, यानी वो आपको देता है, बट मेन जो उसका काम है वो डिपॉजिट लेना और लोन देना है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात को समझ पाए? अच्छा, एटीएम जो है वो आपके लिए फायदेमंद है या बैंक के लिए भी किस तरीके फायदेमंद है? लाइक हाउ इज एटीएम बेनिफिशियल फॉर अ बैंक? आपके लिए तो समझ आ गया, सच में बहुत फायदेमंद है, रात को 12 बजे भी पैसे चाहिए तो निकाल सकते हो, किसी दूसरे राज्य में बैठे हो पैसे निकाल सकते हो, बस अड्डे पे पैसे चाहिए निकाल सकते हो, बिल्कुल। एक तो कमाई है, ठीक है जी, सबसे बढ़िया पॉइंट है, बैंक में भीड़ कम होगी, बिल्कुल सही। बैंक, बिल्कुल सही बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपको अच्छा खासा आता है इसका मतलब, पहले से बढ़िया बात है। देखिए, बैंक का ज्यादा फायदा है, बैंक अपने स्टाफ की सैलरी बचाता है। प्रूफ के तौर पे एक बैंक ऐसा है जिसके अंदर 2 कैशियर है, तो उसके साथ 2 असिस्टेंट भी होते हैं। कभी आप देखना, कैशियर के ना पीछे एक इंसान खड़ा होता है, जिसका काम होता है दिन भर गड्डियों को इकट्ठा करना, नोट के बंडल बनाना, ये अपने आप में बड़ा काम होता है। अगर एक आपकी बड़ी ब्रांच है, वो दिन भर क्या करता है, पीछे बड़ी मशीन रखी होती है, उसमें पैसे डालता है, 100 की गड्डी बनाता है, और मतलब उनका आपसी विश्वास तो बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा होगा, क्योंकि सोच के देखिए, वो चाहे तो कैशियर को बहुत बुरे तरीके फंसा सकता है। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि कैशियर जो है अपनी फैमिली से ज्यादा विश्वास इस पे करता होगा कि उसके हवाले जो है उसने लाखों रुपए जो है कर रखे हैं। तो अब सोचिए, अगर बाहर में एक एटीएम लगा देता हूँ तो, और अंदर भीड़ कम हो जाती है, तो क्या हर महीने एक कैशियर और एक असिस्टेंट की सैलरी बच गई? कैशियर जो जनरली होते हैं वो 40 साल के आसपास होते हैं, वो हो सकता है 25 के हो, लेकिन जनरली जो है 35-40 साल के होते हैं, तजुर्बेदार बैठाया जाता है वहाँ पे, है ना? और साथ में जो है वो दूसरे इंसान की सैलरी बच गई, तो क्या सिंपल एक ब्रांच में से आप कम से कम 70-80 हजार रुपये महीना बचा रहे हैं? सोच के देखिए, ये है बैंक का दिमाग। एक तो आपसे वो ट्रांजेक्शन के पैसे लेगा, दूसरा अपने पैसे बचाएगा। अब उसने क्या करा, पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगा दी, तो उसने एक वहां पे क्लर्क का काम बचा दिया, कि भाई क्लर्क जो है 10 काम करता था, अब उसके 8 काम हो गए। तो इससे ये बैंक के लिए भी बहुत फायदेमंद सुविधाएं होती हैं, आपके लिए भी फायदेमंद होती है। ठीक है जी, क्या बात को आप समझ पाए? अब मेरा आपसे एक सवाल है, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, इनमें से टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कौन सी है, या दोनों है? मैं आपके लिए सिंपल करता हूँ, दोनों ही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। दीज आर अकाउंट्स, नॉट डिपॉजिट्स। डिपॉजिट होता है पैसा, जैसे मेरे पास मान लेते हैं 100 रुपए है, तो ये डिपॉजिट है। लेकिन मेरे पास एक गुल्लक है, तो गुल्लक एक अकाउंट है मेरा, समझ गए? यानी अगर मैं आपसे बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स की, तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं 2 तरीके के। पहला होता है डिमांड डिपॉजिट, और दूसरे नंबर पे होता है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट्स, ये 2 तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। वो जो सेविंग है, करंट है, वो एक अलग बात है। वो जो सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, यानी यहाँ पर सेविंग्स वाला पैसा आ गया जो कि रखा होता है सेविंग्स अकाउंट में, और करंट वाला पैसा आ गया जो कि रखा होता है करंट अकाउंट में। अब याद रखना, ऐसे ही टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, एक होती है आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड अकाउंट होता है जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट्स रखी होती है, और एक दूसरा आपका होता है जो कि होता है रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। समझाने की गारंटी मेरी है, तो रोने धोने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी मैंने समझाया नहीं, अभी कैसे समझ आएगा? मुझे पता है आप लोगों को नहीं आता, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आराम से सुनते रहो बस, ठीक है? 4 अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे लिखी दिख रही है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन डिमांड। टर्म का मतलब है कि एक टर्म के बाद ही मुझे वो पैसा मिलेगा। देखो आराम से समझना, बैंक का मेन मालिक कौन है? बैंक का मेन मालिक मैं हूं। मैं का मतलब है कस्टमर, जिसका पैसा रखा है उसी के सहारे बैंक चल रहा है। तो अगर आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक के लिए सबसे ऊपर कस्टमर होता है, आरबीआई मालिक नहीं, ठीक है? कंज्यूमर जो होता है उसकी वजह से तो बैंक चलता है। सोचो सभी लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया तो बैंक कहाँ से चल जाएगा? आरबीआई रेगुलेटर है, ओनर नहीं है। आरबीआई जो है बस उसे रेगुलेट कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है।
अब डिमांड में मुझे बताओ, सेविंग पैसा मैं कभी भी निकाल सकता हूँ क्या? बताओ। हाँ ना, क्यों नहीं? अभी मुझे आपके फोन में रिचार्ज करना है, मैं यहीं से फटाफट क्या करूंगा, 10 सेकंड लगाऊंगा, रिचार्ज हो गया। एटीएम जाऊंगा, पैसे निकाल लूंगा। ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन लिमिट्स कि मैं महीने में 50, दिन में 40,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकता एटीएम से, या 25 नहीं निकाल सकता, 50 नहीं निकाल सकता। अकाउंट पे डिपेंड करता है। बट लार्जली जो सेविंग्स अकाउंट का पैसा होता है वो डिमांड के हिसाब से जब चाहे निकाल सकते हो। चलो वो तो एटीएम का किस्सा हो गया। मेरे खाते में 10 लाख रुपए पड़े, तो क्या मैं एक चेक काट के सीधा 10 लाख रुपए आपको दे सकता हूँ? दूंगा नहीं, लेकिन ऐसा दे तो सकता हूँ ना? जी हाँ, दे सकता हूँ। यानी ये क्या है कि मेरा एक मैं सेविंग्स अकाउंट एक डिमांड डिपॉजिट हो गया, बिकॉज मैं जब चाहूँ ऑन डिमांड में ऐसा काम कर सकता हूँ। अब आते हैं करंट अकाउंट पे। करंट अकाउंट जो हमारा होता है ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में इस्तेमाल करा जाता है। याद रखेंगे, इसमें मिलता है 0% इंटरेस्ट, 0% ब्याज मिलता है। तो इसे क्यों खोला जाता है? बताओ जी, क्यों खोला जाता है इसे? इसे इसलिए खोला जाता है बिकॉज करंट अकाउंट के जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो आप कितने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी जो बिजनेसेस होते हैं उन्हें क्या है कि रोज के 10 ट्रांसफर करने हैं, रोज की 50 एनईएफटी करनी है, रोज के 40 डिपॉजिट हो रहे हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा है जिसके पास, जिसका एलपीजी सिलेंडर का काम है, तो एलपीजी सिलेंडर वाले को क्या है, हर रोज उसके पास जो है 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए इस तरीके कलेक्शन आएगा, वो अपने बैंक में जाके जमा करेगा। और जमा करने के बाद अगले ही दिन क्या करेगा, एनईएफटी कर देगा, आरटीजीएस कर देगा एचपी को, या फिर किसी भी कंपनी इंडेन को कर देगा। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? यानी जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर, और वो बिजनेस होता है, तो उन्हें करंट अकाउंट ही खुलवाना होता है। बट अगर मान लो मेरा छोटा सा काम है, ठीक है, अभी बताता हूँ स्टूडियस, मेरा छोटा सा काम है, छोटी सी दुकान है, और मुझे पता, या एक एक केस ऐसे छोटी सी दुकान है जिसका टर्नओवर कोई खास नहीं है, महीने का 2 लाख रुपए मान लो, बस इतना ही है, छोटा सा काम है मेरा। तो क्या मैं वो काम सेविंग्स अकाउंट से नहीं कर सकता? 2 लाख रुपए तो कई लोग कमाते भी हैं, तो 2 लाख रुपए सैलरी सेविंग अकाउंट में जाती है, तो क्या मैं वो सेविंग्स अकाउंट से नहीं कर सकता? नहीं। इट बैंक डज नॉट अलाउ। बैंक कहता है कि अगर आप सेविंग अकाउंट से बिजनेस ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको अलाउड नहीं है ऐसा करना। ठीक है, कई लोग कर देते हैं जो बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जिनका प्रॉपर जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, वो सेविंग्स अकाउंट से थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, कोई इतना नहीं पूछ रहा, कोई इतना नहीं देख रहा। बट जिनकी प्रॉपर फॉर्म्स है, जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह है, उन्हें क्या है कि वहां पर प्रॉपर करंट अकाउंट होना चाहिए, और करंट अकाउंट से ही सारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए। ठीक है, उन्हें नहीं पता लगेगा स्टूडियस, लेकिन अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, तो उन्हें वहां पे शो हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस के हिसाब से, एंड अकॉर्डिंगली दे माइट एक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बट समझदारी ये है कि आपको करंट अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन करने चाहिए, बिकॉज आप अगर जीएसटी नंबर लेते हैं तो उसके साथ एक बैंक अकाउंट जुड़ा होता है, और दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। ये आप अगर बिजनेस आपके घर में किसी का है जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो इस बात को समझेगा। ठीक है, आप करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते दिशु, बिकॉज आप सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट बिजनेस वालों के है, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं जी, बैंक को इससे क्या फायदा होता है। मुझे एक बात बताओ, मेरा एक बिजनेस है और आपने मुझे 1 करोड़ रुपया दे दिया, और मुझे आपको उसके बदले एक चवन्नी भी नहीं देनी, तो आपको क्या लगता है कि मैं इतना मासूम हूं कि उस 1 करोड़ को बस अपने पास बैग में रखूंगा? नहीं, मैं उसे हाथों हाथ आगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और उससे पैसा कमाऊंगा। मान लेते हैं मैंने क्या करा, उससे 10 रुपए कमा लिए, तो 10 रुपए मेरी कमाई हो गई। समझ गए पूरे तरीके? मेरी तो करंट अकाउंट में पैसा जब होता है तो बैंक को सबसे ज्यादा फायदा हो, ठीक, वो आगे उसे लोन के रूप में देगा और उससे ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन ज्यादा, प्राइस ट्रांजेक्शन ज्यादा, समझा नहीं शांतनु? एक बार दोबारा लिखें। शिवा, जो मैंने अभी केस बताया था वो बताया था जब आप एक जीएसटी नंबर से एसोसिएटेड होते हैं, जब आपका एक प्रॉपर बिजनेस होता है, तो वहां पे क्लियरली शो होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उस केस में ऐसा होता है। लैग आ गया, अरे यार, ऐसा कैसे हो गया? अगर दुकान के नाम पे करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, नहीं नहीं, आपको बैंक को कुछ भी नहीं देना होता। करंट अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन करते हैं। ठीक है, चलें आगे। जी हाँ, आप ही का डाउट लिया मैंने शिवा, अब आगे चलते हैं। सेविंग्स अकाउंट जो होता है, इस पे बैंक देता है करीब करीब 2-3% के आसपास। 3% आप मान सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है जी, फिक्स कुछ भी नहीं है, हर बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है। आरबीआई ने बात कह रखी है, तो हो सकता है आपके एसबीआई ने अलग कर रखा हो और मेरे एसबीआई, मेरे सो एंड सो बैंक ने अलग कर रखा हो। समझ गए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? मान लेते हैं मेरा खाता एचडीएफसी में, हो सकता है एचडीएफसी मुझे 2.75 दे, आपका एसबीआई आपको 2.8 दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। फिक्स का मतलब फिक्स, लॉक्ड, रुक गया, थम्स आ गया है ये समय। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट जो है उसका मतलब होता है आपका, जो कि रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ये रिकरिंग डिपॉजिट वो होती है जिसमें आप हर महीने या हर फिक्स्ड टाइम में कुछ पैसा डालते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चे के लिए आरडी खुलवा देते हैं, आरडी बोलते हैं इसे, रिकरिंग डिपॉजिट। यानी हर महीने 500 रुपए मेरे खाते से कटेगा,
और वो आरडी के अंदर चला जाएगा, समझ गए। इसका जो मिनिमम टाइम होता है वो 6 महीने होता है, अगेन बैंक टू बैंक वैरी करता है। मैक्सिमम टाइम 10 साल होता है, यानी अगर आपने आरडी खुलवाई है तो आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम 6 महीने की, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की खुलवा सकते हैं। अगेन ये बैंक टू बैंक वैरी करता है, मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आप 10 साल की आरडी खुलवाते हैं तो हर महीने, मान लेते हैं आपने उन्हें तारीख बता दी कि आपकी सैलरी 30 तारीख को आती है, तो आपने उन्हें कह दिया जस्ट टू बी डबल श्योर, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा सेफ, हर महीने की 3 तारीख को मेरे खाते में से 5,000 रुपए काट लेना, जी हाँ, प्रीमियम की तरह। और वो 5,000 रुपए जो वहां पर इकट्ठी होती चलेंगी और एक टाइम आएगा जब एक बड़ा सा अमाउंट बन जाएगा। बट मान लेते हैं कि आप इतनी सिरदर्दी नहीं लेना चाहते, आपके खाते में पैसे हैं, मान लेते हैं आप 70,000 रुपए कमाते हैं, साल बाद आपके खाते में 8.5 लाख रुपए आ चुके होंगे, उसमें से कम 3-4 लाख रुपए आप खर्च कर चुके होंगे, तो आपके खाते में 4 लाख बचे। आपने कहा 2 लाख रुपए इमरजेंसी के रख लेता हूँ, 2 लाख रुपए की एफडी करा देता हूँ। तो ये 2 लाख रुपए की एफडी जो आप कराएंगे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, और ये मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप कर सकते हैं। क्या बात को आप समझ पाए? यानी एफडी 7 दिन यानी 1 हफ्ते से 10 साल तक होती है, और रिकरिंग डिपॉजिट जो है ये 6 महीने से 10 साल तक होता है, और ये 7 डे टू 10 ईयर, ठीक है। ये स्टार बना रहा हूँ, यहाँ पे भी स्टार बना रहा हूँ, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है, ठीक है। एफडी में क्या होता है, 10 से भी ज्यादा हो सकता है कोई बैंक अलाउ करता हो, बट इन जनरल मैक्सिमम बैंक 10 लिमिट तक ही, 10 साल तक ही जाते हैं, ठीक है जी। मतलब 2 साल के लिए एफडी नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, 7 डे से लेकर 10 साल के बीच आप किसी भी ड्यूरेशन की एफडी कर सकते हैं। यानी आप 1 साल, 2 साल, 8 दिन, 9.5 साल, इस तरीके, ये मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन है। आप नोटिस करना, अगर आप में से कोई एफडी कराता है या कभी आपने कराई है, तो बैंक जो है ना, मैक्सिमम रेट जो देता है वो 1 साल या 2 साल के बीच वाले ड्यूरेशन में देता है। आप कभी इस बारे में सोचना, हो सकता है उन्होंने पहले कराई हो साक्षी, उस समय प्रोविजन हो, या फिर हो सकता है उनका बैंक अलाउ करता हो। मैं स्टार बना रहा हूँ, स्टार का मतलब ये है बैंक टू बैंक वैरी करता है, ठीक है। तो हो सकता है उनका बैंक ऐसा अलाउ करता हो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वाई, बताओ। यानी बैंक की अगर मैं आपको कहानी बताता हूँ, तो बैंक क्या करेगा, 7 दिन पे मान लेते हैं 3.25% दे देगा, 10 दिन पे आपको 3.3% दे देगा, ऐसे करते करते 1 साल पे मान लेते हैं 5.2 दे देगा, 2 साल पे भी आपको 5.2 देगा, 3 साल पे 5.0 कर देगा, 5 साल पे 4.8 कर देगा। भाई ये एग्जाम्पल है बस। बैंक के लिए तो अच्छी बात है ना, आपने उसे 10 साल के लिए पैसा दे दिया, तो बैंक के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, सोचो जरा। तो बैंक अब बाद में कम क्यों दे रहा है, बैंक क्यों कह रहा है कि पैसा निकाल लो? भाई समझदार व्यक्ति उसी रेट पे करेगा जो मैक्सिमम है। यानी अगर मैं 10 साल की एफडी करना चाहता हूं, तो मैं 10 साल की ना करा के जब 1 साल की करके आ जाऊंगा। बाय। इंटरेस्ट देना है, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट से ज्यादा कमाई है शिवा। इंटरेस्ट तो सोचो, इसका रीजन ये है कि मार्केट वॉलेटाइल है। आपने आज से 10 साल पहले एफडी करी होगी, तो उस समय ब्याज होगा 9%, आज ब्याज है 5%। तो बैंक इतना लंबा रिस्क नहीं लेना चाहता। बैंक कहता है कि भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दे देता हूँ, लेकिन क्या पता 10 साल के बाद क्या हो जाए। यानी आपने पहले के रेट ऐसे ही होते थे, 8%, 9% वॉज लाइक वेरी नॉर्मल। जब मैंने मैंने अपने हाथ से एफडीआर करी है लोगों की, जिसमें 8-8% तक ब्याज गया है। आज जो मैं कराने जाता हूँ, तो मुझे बैंक वाले जो है बदले में 4.5-5% देते हैं। देख रहे हो क्या नाइंसाफी है? क्या फर्क आप समझ पाए? यानी तब से अब तक जो एफडी का रेट है वो काफी कम हो चुका है। तो बैंक रिस्क नहीं लेना चाहता, तो बैंक कहता है कि नए सिरे से कैलकुलेशन करेंगे, अभी के लिए तुम अपना पैसा ले जाओ। क्या बात को आप समझ पाए? यानी ये रीजन होता है कि मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट रेट का, वो होता है 1 साल से 2 साल के बीच में। ऐसा बैंक कर देगा 333 दिन पे मैक्सिमम है, वो आपको 1 साल के ब्रैकेट में रोकना चाह रहा है, 500 दिन में मैक्सिमम है, वो आपको 1.5 साल के ब्रैकेट में रोकना चाह रहा है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। हमारे अकाउंट से पैसे कैसे किस्त हर महीने विड्रॉ कर लेते हैं हमारे हमें लोन देने वाले प्राइवेट बैंक जैसे ऑनलाइन ट्रेड करते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज होती है एसआई, शुभराज, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जब आप सबसे पहली किस्त भरते हैं, तो उसे बोला, उसमें आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा परमिशन देते हैं कि हर महीने इसी तारीख को मेरे खाते से पैसा काट लिया। जब आप आरडी का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आप टिक करते हैं कि प्लीज डिडक्ट सो एंड सो अमाउंट एवरी मंथ ऑन दिस डेट फ्रॉम माई अकाउंट। ये इसका लॉजिक होता है, ठीक है। या दूसरे तरीके, जब आप लोन लेते हैं, तो उसके अंदर भी प्रोविजन पे आप साइन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर लिखा होता है कि हर महीने आपके खाते से वो पैसे कट सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, एक और बढ़िया सवाल मेरे पास आया है कि मान लेते हैं मैंने आज एफडी करी 9% पे, और मैंने एफडी वो कर दी मान लेते हैं 2 साल की, और कल ही जो ब्याज दर है वो 5% हो गया, ठीक है। या मान लेते हैं 2 महीने के बाद 5% हो गया, तो आपके हिसाब से मेरे जो पैसा है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? 9%, देन 5%, या फिर 9%, या फिर 5%? अगर मैंने आज एफडी कर दी और आज मार्केट में 9% था, और कल ये हो गया 0%, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन के लिए पूरा पैसा 9% से मिलेगा, क्योंकि मेरी हुई थी आपसे कल डील। कल के रूल्स यही थे कि 9% पे पैसा मिलेगा, तो आज आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये बारीकियां पता होनी चाहिए आपको। तो अगर आपने आज एफडी पे साइन करवाए हैं बैंक मैनेजर से, या आपने अपने साइन करे हैं, वो उस पर लिखा हुआ 6.75%, तो आपको 6.75% से ही पैसा मिलेगा। लेकिन बढ़िया बात बताऊं, कल 11% हो गया,
तोड़ दो एफडी जाके, थोड़ा सा नुकसान होगा 200-400 रुपए का, नहीं कर लो एफडी। यानी यहाँ पर कंज्यूमर जीतता है, जो दिमाग से चलता है वो ऐसा काम करता है, वो जाता है, थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज लगता है, एफडी तोड़ो, नहीं एफडी कर लो। लेकिन जनरली इतना फ्लक्चुएशन आता नहीं है, 9 का 8.75 कर देगा तो नॉमिनल सही होता है। खैर आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको हर बात अच्छे से समझ आ रही है। मैं अपनी तरफ से हर चीज को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको जो समझाया, बैंक क्या है, बैंक के फंक्शन क्या है, ये सब चीजें समझाई हैं। बैंक के अंदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या है, ये मैंने आपको समझाया। अब आते हैं जी दूसरे पार्ट पे। कंज्यूमर्स को पता दो तरीके से लगेगा आयुष्मान। पहला तरीका बैंक जाके, वहां पर पर्चा चिपका होता है, बैंक को लगाना होता है, उसके लिए एक रूल है कि एफडी का या जो इंटरेस्ट रेट है या बाकी इंटरेस्ट रेट है वो उसे कहीं पे नोटिस बोर्ड पे लगाना है। दूसरे नंबर पे आप ऑनलाइन उनकी बैंक की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उनकी आजकल एप्स भी आती है, उस पर सब डेटा अवेलेबल होता है। अगले नंबर पे आता है जी लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स और एडवांसेस में क्या फर्क है जी? सबसे पहली बात याद रखेंगे, जो लोन्स है ना वो दिए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। यानी लोन जो है वो दिए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अब व्हाट इज दिस टर्म लॉन्ग शॉर्ट? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मोर देन 1 ईयर और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अप टू 1 ईयर। लेकिन दोस्तों जो एडवांसेस है ना, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए दिए जा सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म दोबारा नहीं लिखूंगा, ये ऑब्वियस है कि इसका मतलब है अप टू 1 ईयर। पहला फर्क तो ये होता है लोन्स और एडवांसेस के बीच में। लोन्स और एडवांसेस के बीच में आप पहला फर्क शायद समझ गए होंगे। दूसरा, एडवांसेस के अंदर क्या क्या आते हैं? एडवांसेस के अंदर आते हैं बिल डिस्काउंटेड, ओवरड्राफ्ट, ओडी जिसे बोलते हैं, और कैश क्रेडिट। ये है टाइप्स ऑफ एडवांसेस। लोन आप जानते हैं, एजुकेशन लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और कई तरीके के लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन वगैरह कई तरीके के लोन्स आते हैं। एडवांसेस क्या है और लोन्स क्या है, दोनों में फर्क क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आएगा। देखिए, अगर मैं लोन लेने गया हूँ तो लोन लेने का तरीका ये है कि मान लेते हैं मुझे लोन लेना है 100 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को कहूंगा जी ये है मेरा फोन, इसे गिरवी रख लो, और ये फोन जो है मान लेते हैं जी 9,000 रुपए का है, इसे आप गिरवी रख लो। तो जो गिरवी रखी हुई चीज है इसमें कोलेटरल बोलूंगा, और उसके बाद वो बैंक क्या कहेगा, देखेगा, कहेगा अच्छा 9,000 का है तो 100 रुपए तो मैं इसे दे ही सकता हूँ, मुझे 100 रुपए दे देगा, मेरे खाते में चढ़ा देगा और कहेगा जी हर महीने आपको 10 रुपए किस्त देनी है। मैं वो किस्तें पूरी करूंगा, उसके बाद जाऊंगा, मुझे मेरा फोन वापसी दे देगा और हमारा जो आपस का डीलिंग है वो पैक हो गया। जितना ज्यादा रिस्क होगा लोन के ऊपर उतना ज्यादा परसेंटेज होगा। यानी सबसे कम जो परसेंटेज होता है वो होता है होम लोन पे। बिकॉज होम लोन अगर आप लेते हैं तो सबसे पहली बात, वो तो सरकार की तरफ से सपोर्ट होता है उसमें, कहते हैं कि इसे प्रायोरिटी के रूप में दिया जाए, बिकॉज हर इंसान पे अपना घर होना चाहिए। सेकेंडली, रिस्क बहुत कम है, बिकॉज जब लोन दिया जाता है तो मान लेते हैं आपको 50 लाख का प्लॉट है, उसे आपने बनाना है तो 20 लाख रुपए आपको लोन दे दिया जाएगा, इजीली वो रिकवर कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इशू। ऑन दी अदर हैंड, ऐसे लोन्स जो कि थोड़े रिस्की होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन का रेट बहुत ज्यादा होता है, 13, 14, 15% तक होता है, बिकॉज वहां पे रिकवरी के चांसेस थोड़े कम होते हैं। हो सकता है वो इंसान जो है दिवालिया हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए या उसका बिजनेस फेल हो जाए, तो उस केस में पर्सनल लोन पे जो है ज्यादा इंटरेस्ट रेट उसे चार्ज करा जाता है। ठीक है जी हाँ, 13, 14, 15% तक होता है बिल्कुल। और होम लोन जो है वो 8, 9%, 10% के अंदर अंदर आ जाता है, जनरली 8 से 9 के बीच में चलता है। अगेन बैंक टू बैंक वैरी करता है थोड़ा सा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप समझ पाए? ये तो है लोन की बात। अब एडवांसेस और लोन में क्या फर्क है सर, ये तो अभी भी नहीं समझ आया। मैं आपको समझाता हूँ क्या फर्क है। बिल डिस्काउंटेड को भी साइड रखो, मैं पहले बात करता हूँ ओवरड्राफ्ट की। होम लोन अगर बहुत दिक्कत आती है, देखिए होम लोन जो दिया जाता है टेक्निकली वो आयुष्मान इसलिए वो दिया जाता है घर बनाने के लिए। तो होम लोन जो दिया जाता है, अगर आप बहुत डिटेल में जाओगे तो अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं तो आपको एक ही बार में 50 लाख नहीं दिए जाएंगे, उसे हिस्सों में दिया जाता है। हैं? तो हिस्सों में ये होता है कि पहले आप उस मकान, उस प्लॉट की फोटो खींच दी है, उसके बाद जब लोन पास होता है तो उसमें 10 लाख रुपए दे देते हैं। जब 10 लाख रुपए यूज हो जाते हैं तो फिर से फोटो खींच दी है, उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट देते हैं। इस तरीके बैंक उसे इशू करते हैं। जी हाँ, अगर वो दिवालिया हो जाता है तो उस केस में प्लॉट का ऑक्शन होता है या उस मकान का ऑक्शन होता है और उससे पैसे जो है रिकवर करे जाते हैं। मैं ओवरड्राफ्ट को आपको पहले समझाता हूँ, सबसे ईजी है ये समझना। आपको याद होगा अभी पिछले पेज पे मैंने एफडी करी थी, मान लेते हैं जी मैंने एफडी करी है 10 लाख रुपए की, और मैंने एफडी करी है 9% पे। ठीक है, अब वैसे तो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग जो है क्वार्टरली होती है, बट मैं सिंपल भाषा में मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, हर महीने हर साल जो है मुझे 9,000 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ही मान लिया सिंपल कैलकुलेशन के लिए, सॉरी 90,000 रुपये मुझे इस पे मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए मुझे 90,000 रुपये मिलने वाले हैं। अब अचानक क्या हुआ, मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई बहुत ज्यादा, और मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मान लो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। मैंने मैंने बैंक में एक एफडी कर रखी है 10 लाख रुपए की, और आज जो मार्केट का रेट चल रहा है वो चल रहा है सिर्फ 6%। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं एफडी अगर अपनी तोड़ूंगा तो मेरा बहुत ही भारी नुकसान होगा? सबसे पहली बात तो वो मैच्योर अभी नहीं हुई है तो मेरा पैसा कटेगा।
तो वो मुझ पे क्या करेंगे जी, सर्विस चार्ज लगाएंगे। सर्विस चार्ज का मतलब एफडी तोड़ने की कुछ पेनल्टी लगाएंगे। दूसरे नंबर पे अब जब मैं उसकी दोबारा एफडी करूंगा तो मेरे को फिर 3% का लॉस हो गया। तो बैंक एक सुविधा देता है कि आप एफडी को मत तोड़ो, आप इसके अगेंस्ट क्या करो, एक हमसे ओवरड्राफ्ट ले लो। यानी आप क्या करो, 1 लाख रुपए हमसे ले लो और इसके बदले हमें 10% दे देना। तो आप कहोगे तो बहुत ही बढ़िया, क्या दिक्कत की बात है। यानी मुझे कुछ नहीं करना, मान लेते हैं मुझे एक ही महीने का काम था इस 1 लाख रुपए का, तो मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया, ओवरड्राफ्ट एक 10% ब्याज पे ले लिया, मेरे थोड़े से पैसे लगे, मेरी एफडी भी सेफ रही। क्या ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ पाए? अब इसमें एक और ब्यूटी क्या है ओवरड्राफ्ट में, वो समझाता हूँ। कोई बात नहीं, नहीं समझा दोबारा समझाते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि अगर आपने एक पैसा जो है बैंक के पास जमा करा हुआ है, इतना पैसा आपने जमा करा हुआ है बैंक के पास, और आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए मान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी एफडी नहीं तोड़नी है जाके। मान लेते हैं कि आपको आपने 10 लाख रुपए की एफडी करा रखी है। अब खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी आ गई 30,000 रुपए की, अचानक प्लान बन गया गोवा जाना है, भैया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10 लाख रुपए की एफडी कर रहे हो तो इतने प्लान तो बनाने की क्षमता रखोगे ही। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का प्लान बन गया जी, परिवार का सबने बता दिया कि हम तो जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? तुम्हारे एटीएम से जा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं प्लान बन गया। अब तारीख है 20 मई है अभी। अब आपको पता है कि यार तनख्वाह जो है 31 मई को आएगी। अब आपको नहीं लगता कि ये 10 दिन के लिए किसी तरीके अगर आप होल्ड पे चले जाओ तो बेस्ट है, तनख्वाह आएगी यार तब घूमने चले जाएंगे, या इसे थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं। लेकिन जिद पे अड़ गए सब, नहीं हम तो जाएंगे अभी के अभी, वेलकम टू गोवा सिंगम, जाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, कहेंगे देखो भैया मेरे घर वाले तो नहीं समझ रहे, तुम मेरी बात को समझो, मुझे प्लीज 50,000 रुपए दे दो और इसे ओवरड्राफ्ट में मुझे दे दो, मेरी एफडी आपके पास रखी तो है यार। तो कहेंगे अच्छा सिक्योरिटी के रूप में क्या है, तो आप कहोगे अरे एफडी है तो सही है, बैंक मैनेजर होगा तुझे बात नहीं समझ आई, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इसे मैं कोलेटरल के तरीके चलो इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो बैंक क्या करेगा, आप ही की एफडी को एक कोलेटरल के रूप में अपने पास रख के आपको 50,000 रुपया दे देगा। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा आपसे, यानी वो 9% अगर आपको देता तो 10, 11, 12% चार्ज करेगा, बट वो 12% फॉर अ मंथ इज लाइक नथिंग एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट दैट यू विल बी गेटिंग फॉर एन ईयर। तो आप क्या करोगे, ओवरड्राफ्ट ले लोगे। समझ गए जी? अब समझ आया। ओवरड्राफ्ट की एक और ब्यूटी होती है। अब वो क्या करेगा, इस ओवरड्राफ्ट को आपके अकाउंट में डाल देगा, 50,000 रुपए वहां पे शो होंगे एक्स्ट्रा, यानी 50,000 रुपए आपको वहां पे शो होंगे। अगर आप इसमें से 10,000 रुपए निकालोगे ना, तो 10,000 रुपए भी ब्याज लगेगा, बस 40,000 रुपए पे नहीं लगेगा। समझ पाए? ये देखो क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आपने देखो लोन लेते आप, तो लोन लेने में तो क्या है कि जैसे ही आपने लोन लिया तो उस पॉइंट पे क्या हुआ जी, पूरे पैसे पे ब्याज लगने लग गया लोन लेते ही। तो यहाँ पर क्या है कि जितना आप माइनस में हो उसके ऊपर आपको ब्याज देना है। बिल्कुल दिव्यांश आप ऐसा कह सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है उन लोगों के लिए जो कि इस तरीके के थोड़े से इश्यूज में फंसते हैं। क्या बात को आप समझ पाए? यानी ओवरड्राफ्ट एक तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये डिपेंड करता है स्टूडियोस आपने कब तक ओवरड्राफ्ट लिया, बैंक से आपकी टर्म्स कैसे हैं। लंबे लंबे समय तक, साल तक भी आप इसे जो है ले सकते हैं। ठीक है, 1 साल तक का होता है। अब 50 लेने के बाद केवल 10 ही यूज हो। अब आपने क्या करा जी, आपने 10 यूज करे हैं तो बाकी 40 आपके पड़े रहेंगे। आप बैंक गए, आपने ओडी बंद करा दिया, बस बात खत्म। 10 के ऊपर आपने ब्याज दे दिया। ठीक है, आगे चले। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कैश क्रेडिट का। ये आपने बहुत सुना होगा, सीसी। अधिकतर बिजनेसेस जो हैं जो अच्छे रन करते हैं वो सब बैंक से सीसी लेते हैं, और बहुत बड़े बड़े सीसी लेते हैं। मतलब सीसी ऐसे होते हैं कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे तक सीसी होते हैं। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े सीसी उठाते हैं। व्हाट इज दिस सीसी? कैश क्रेडिट। ये बहुत हद तक ओवरड्राफ्ट जैसा ही होता है, सेम वैसा ही है, बट इसके लिए अलग अकाउंट खुलता है। यानी वो वर्चुअली ही तो बस वहां पड़े हैं स्टूडियोस, यानी वो उन्होंने बस आपको अलाउ कर रखा है 50,000 निकालने का, बट एक्चुअली थोड़ी आपने निकाल ली, वो वर्चुअली वहां पे आपको शो हो रहे हैं। जब आप वापसी जाके कहेंगे ओडी अकाउंट, ओडी को बंद कर दो, तो वहां से डिलीट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है। कैश क्रेडिट जो आपका है ये काफी हद तक ओडी के जैसा ही है, बट इसमें फर्क क्या है, इसमें एक सेपरेट अकाउंट खुलता है, सेपरेट अकाउंट फॉर सीसी। ओडी में आपने नोटिस करा होगा, मैंने अकाउंट नहीं बोला, नहीं लिखा, मैंने कहा आपके अकाउंट में दे देंगे, वहां से निकाल लोगे, वहीं पे खेल लोगे, यानी एक ही अकाउंट है। यानी सेविंग वाला बंदा जो है आराम से ओडी ले सकता है अपनी एफडी के ऊपर, उसके एक ही अकाउंट से सब कुछ चलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड सीसी में क्या होता है कि मान लेते हैं मेरा करंट करंट अकाउंट है, 1 2 3 4 5 अकाउंट नंबर है एसबीआई के अंदर है, और मैं बैंक के पास गया, दिस इज अ करंट अकाउंट, मैंने बैंक को कहा जी मुझे सीसी चाहिए, तो मुझे 1 करोड़ का सीसी दे देंगे और उसके बदले एक नया अकाउंट नंबर इशू करेंगे, मान लेते हैं 78643। ये अलग से चेकबुक होगी, अलग से अकाउंट होगा, अलग से उसका सब कुछ होगा। समझ गए? यानी पूरे तरीके मेरे 2 अकाउंट होंगे अब उस बैंक में, एक करंट अकाउंट, एक सीसी अकाउंट। समझ गए? अब मैं क्या करूंगा, सीसी से जितना पैसा निकालूंगा, नहीं पासबुक नहीं होगी साक्षी, पासबुक सेविंग्स अकाउंट के लिए होती है, करंट अकाउंट को सीधा अकाउंट की स्टेटमेंट्स दी जाती है। ठीक है, बस आपको बता रहा हूँ, पता होना चाहिए। अब सोच के देखो कि अगर मैंने 1 करोड़ का सीसी लिया है और बैंक का रेट 9% है, तो क्या पूरे 1 करोड़ पे 9% लगेगा? नहीं।
अगर आपने इसमें से 2 लाख रुपए निकाले हैं तो सिर्फ 2 लाख पे 9% देना है। तो सोचो क्या बढ़िया बात है। यही अगर मैं अपने मकान के ऊपर लोन लूंगा तो मुझे पूरे 1 करोड़ पे जो है 9% देना होगा, जबकि वो इतना यूज में नहीं आ रहा। यानी आपका एक लिमिट बन जाती है, जैसे होता है ना अपने घर के पास किराने वाले पे एक लिमिट बन जाती है, एक कि जाओ, अरे भैया बिस्कुट का पैकेट देना, लिख लेना, और देना दूध का पैकेट, लिख लेना। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि 1 करोड़ तक आपकी गुडविल है बैंक के हाथ में, आप 1 करोड़ तक जितना विड्रॉ करोगे उसका ब्याज आपके ऊपर लगता रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब सोच के देखो, मेरा करंट अकाउंट है और मेरा सीसी अकाउंट है, सब बताऊंगा दिव्यांश, थोड़ा सा समझ दो मुझे। मेरा एक करंट अकाउंट है और एक सीसी अकाउंट है, आराम से समझना प्लीज। अब करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट में मान लेते हैं मेरे करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए किसने दिए, मैंने आपको कोई सामान बेचा था, आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, और यहाँ पर मैं गड्ढे में हूँ 3 लाख रुपए। अगर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं ना, अगले 10 मिनट के अंदर मैं इस पैसे में से 3 लाख रुपए यहाँ डाल दूंगा, यहाँ 2 लाख बचेंगे और यहाँ पर माइनस का 0 हो जाएगा। क्यों? अरे इस पे तो कोई ब्याज ही नहीं मिलना, यहाँ 50 करोड़ रख दो, इस पे मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि सीसी वाले अकाउंट को 0 के जितना पास रखूं उतना मेरे लिए अच्छा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? करंट अकाउंट और सीसी में क्या फर्क है कि करंट अकाउंट में पैसे रखकर सीसी को निगेटिव रखना बेवकूफी है। जैसे ही करंट अकाउंट में पैसे आए, हाथों हाथ उसे सीसी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है, ये -0 बस समझाने के लिए करा गया है, 0 ही आप इसे लिखिए, सिर्फ पर्सपेक्टिव देने के लिए कि अब मैं 0 गड्ढे में हूं। समझ गए सीसी और करंट अकाउंट के अंदर क्या फर्क है, और सीसी से ही मैक्सिमम आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करने चाहिए। अब आपका एक सवाल आया था कि इंटरेस्ट रेट इसका ज्यादा होता है कम होता है, इसका कोई आंसर फिक्स नहीं है शिवा, बिकॉज बहुत तरीके के लोन्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा लोन लिया है। जनरली हाउसिंग लोन से ज्यादा होता है सीसी, बट पर्सनल लोन से कम होता है सीसी। अब सवाल ये है, जी हाँ अभी बिल्कुल, अब सवाल ये है कि क्यों देगा कोई आपको पैसा, क्यों देगा कोई आपको पैसा? 1 करोड़ ऐसे बढ़ रहे हैं क्या, जमा कराए थे क्या आपने? नहीं, फिर क्यों देगा? वो कई सारी चीजें देखी जाती है। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है सुमंता, ये शायद आप थोड़ा सा हो सकता है लेट आए हैं, मैंने इनिशियली आपको बताया है, जिसमें आप अपना पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, और उसके बदले आपको 2 से 3%, 4% का ब्याज मिलता है, वो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है। आपका सैलरी अकाउंट एक तरीके का सेविंग्स अकाउंट ही है। होता क्या है जनरली, आपका जो आईटीआर है, आपका जो जीएसटी रिटर्न्स है, देखिए सबसे पहली बात, अगर आप सीसी लेने जा रहे हैं तो यू हैव टू हैव अ करंट अकाउंट इन दैट बैंक। करंट अकाउंट से तो लिंक करोगे सीसी को। To have a current account, you need to have a GST registration। GST और से या बिजनेस जरूरी नहीं है उसमें GST का कुछ हो सकता है बैठ के अंदर आते हैं। You have to have a business। मैं सिंपल भाषा के लिए मान लेता हूँ आपके पास GST नंबर होगा, तो आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है, GSTIN होगा। तो डेफिनेटली आप क्या करते होंगे, फाइलिंग करते होंगे, मंथली फाइलिंग, क्वार्टरली फाइलिंग, फॉर्म ए, फॉर्म 1, फॉर्म 3B, ऐसे फॉर्म 9, फॉर्म 10, काफी कुछ आप करते होंगे। अब ये फाइलिंग देख के क्या वो इजीली बता सकता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है, यानी आपने पिछले साल में कितने का काम करा है? मान लेते हैं जी आपने पिछले साल में 1 करोड़ का काम करा है, तो बैंक सेफर साइड पे आपको इसका 20% से ऊपर सीसी नहीं देगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, ये बैंक का काम करने का तरीका है कि अच्छा इस इंसान ने पिछले 1 साल में 1 करोड़ का बिजनेस करा है, चलो इसे 20 लाख तक सीसी दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी वो रिस्क नहीं लेगा। 20 लाख देने से पहले वो आपके पहले ऑफिस में विजिट करेगा, देखेगा कि वहां पे स्टॉक कितना है, अंदाजा लगाएगा। अगेन ये भी कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट ये काम करने का तरीका है, और यहीं पे थोड़ा सा करप्शन भी आता है। यानी आपने क्या करा, जो एसेट ऑफिसर आपको सीसी देने आया था, आपने उसी को घूस खिला दी, वहां पर कुछ भी नहीं था, वो 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी, एक पे वो बैठा, एक पे आप, आपने उसे कहा ले बेटा पैसे, उसने पैसे लिए, उसने कहा इतना सामान था, वहां तो खड़े होने की जगह नहीं थी, मैं तो बाहर से ही देख के आया। इसलिए बैंक और समझदार है, बैंक कहता है अच्छा स्टॉक है तो फोटो खींच के लाना। फिर जो वो बिजनेसमैन है वो और स्मार्ट है, उसने अपने पड़ोसी ऑफिस वाले से बात कर रखी है, उसने कहा इसकी खींच ले फोटो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब देखो कई तरीके हैं, मैं तो आपको दोनों पहलू बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं जानता हूँ इन सब चीजों को, हर तरीके से जो है काम करे जा सकते हैं। ठीक है जी, क्या बात को समझ पा रहे हैं? इसके अलावा भी कई चीजें होती है बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी। क्या आप यहाँ तक पूरी बात समझ पा रहे हैं? 12 बज गए, कमाल हो गया, तो टाइम हो गया यार अपना, ऐसे कैसे? चलो पहले ये बताओ, आपको समझ आ गया, टाइम वाइम को गोली मारो। आपको सीसीओडी समझ आ गया, बिल डिस्काउंटेड मैं आपको आने वाली क्लास में समझाऊंगा, जो कि आपकी कल रात को 10 बजे होगी। मुझे पता है बैंकिंग वाले पोर्शन में आपको कुछ इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, अभी और मजा आएगा जब आगे चल के हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, वो और बढ़िया टॉपिक है। मतलब ये तो थोड़ा सा बोरिंग है, फिर भी आरबीआई की जो हिस्ट्री है, इन्फ्लेशन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जाना चाहे जा सकता है, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जमा करेगा तो इंटरेस्ट के साथ लेगा। जी हाँ बिल्कुल आयुष्मान, देखिए होता क्या है, वहां पर जो आपका अकाउंट चलता है ना, माइनस में चलता है आयुष्मान, उसे मिरर अकाउंट भी आप कह सकते हो। यानी आपके खाते में जैसे ही आप 10,000 निकालेंगे तो आपके खाते में बैलेंस माइनस का 10,000 होगा, और इसी में कुछ समय के बाद क्या करेगा, माइनस के 130 रुपए जोड़ देगा, ये -30 रुपए इंटरेस्ट होगा। इस तरीके माइनस में चलता है, जिसे आपको जीरो पे लेके जाना होता है, समझ गए, इस तरीके चलता है। चलिए ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करें, मैं फटाफट से डाउट्स देख लेता हूँ।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। जी हाँ, आज भाई आपकी तारीफ है, आज आप में से किसी भी बच्चे ने नहीं बोला कि टाइम हो गया ये वो। अच्छी बात है। चलो, एक आध बच्चे ने बोला है लेकिन मैं उसे इग्नोर करता हूँ मैसेज को, क्योंकि एक आध बार बोला है वो पता चलता है, कहीं दूसरा लिख दे तो उसका शिकायत लगा दी कि अरे सर देखो ये कमेंट ऊपर। अच्छी बात है आपने नहीं लिखा। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ, जो जाना चाहे जा सकते हैं। थैंक यू। आप शायद स्पेशल क्लास में आए थे या फिर आप क्लास की स्टार्टिंग में आए थे, और अच्छा करा आपने डिटेल में लिखा, बहुत बढ़िया। अगले साल एसएससी अटेम्प्ट लेना चाहती हूँ, पिछले साल से मैं तैयारी शुरू की है लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, इसलिए कोई बात नहीं। तो सिलेबस कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कैसे करूँ, थोड़ा मुझे गाइड कर दीजिए सर जी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप इजीली इस पेपर को निकाल पाएंगे, बस आपको ईमानदारी से मिलकर मेहनत करनी होगी। सबसे पहले ये बताएं कि क्या आपका CHSL का एग्जाम है? नहीं। आप अगर बताना चाहें तो एक रेंज बता सकते हैं, जिस रेंज में आपकी एज है वो रेंज हो सकती है लेस देन 20, 20 से 23, 23 से 26, इस तरीके 22। तो देखिए, सबसे पहली बात, एज तो आपकी साइड है, तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, वी हैव टाइम टू प्रिपेयर, ठीक है। आपका ऐसा और कोई एग्जाम है जो इस साल में शेड्यूल्ड है, जैसे कि MTS हो गया या फिर CHSL आप मना कर रहे हैं, आगे चल के आपको एग्जाम देने वाले हैं, कुछ ऐसा आपने सोचा हुआ? हाँ, देखो, सबसे पहले ना फॉर्म ज़रूर भरा करो। अभी एक नोटिफ़िकेशन आजकल में भी निकला है, शायद कोई बता सकता है किसका निकला है? शायद मेरा ख्याल मिनिस्ट्री के जो है फेज़ 10 के अलावा भी कुछ निकला है, शायद दिल्ली पुलिस वगैरह का कुछ निकला है, तो उसे आप ज़रूर भरना। मतलब कई सारे नोटिफ़िकेशंस आए हैं। सबसे पहले तो आप सारे फॉर्म भरेंगे, ठीक है? सबसे पहले सारे फॉर्म आप भरेंगे जिससे कि आप रेस में बने रहें। देखिए, ₹100 लगते हैं, उसमें भी कई सारे लोगों का बिल्कुल फ्री होता है। तो सबसे पहली बात जितना ये सोच हम थोड़ी-सी बदलेंगे, हम फॉर्म ज़रूर भरेंगे, ठीक है? चाहे जो हो जाए। अब उसके बाद बात करते हैं तैयारी की। अगर आप नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप और समय जो है मुझे दीजिए। अगले महीने से जून में आपके ना कोर्सेज़ नए स्टार्ट हो रहे हैं, फ्रेश कोर्सेज़ स्टार्ट हो रहे हैं आपके, जिसमें मैं पूरा का पूरा जीके का सिलेबस आपको पूरा कराऊँगा। इस तरीके जो बाकी एजुकेटर्स हैं वो आपको बाकी सेक्शंस पूरा कराएँगे। तो नए सिरे से हम मिलके तैयारी करते हैं। जो हो गया उसे जाने दीजिए और कुछ समय और वेट करिए आप। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए। जैसे आप चाहें तो इस बैच को शुरू से लगा सकते हो, बिकॉज़ इस बैच में भी आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। और फिर 15 जून के आस-पास से जब वो कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें मिलकर हम तैयारी करते हैं एंड एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम चलते हैं। जिससे आप पढ़ना चाहें, जितना आप उससे पढ़ें। मैं कभी भी अपनी क्लास में ये नहीं कहता कि मुझसे ही पढ़ो या मेरी टीम के एजुकेटर से पढ़ो, किसी से भी आप पढ़ो, बट ये है कि अच्छे से पढ़ो, ठीक है? हमारी टीम पूरे तरीके से सक्षम है आपको 100% ऑफ द सिलेबस कराने में, और बाकी फिर भी पूरा अनअकैडमी आपके लिए खुला है, आपको जिससे पढ़ के देखना है उससे पढ़ें। आप मल्टीपल एजुकेटर्स के सेम टॉपिक्स पढ़ के देखें, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिले, आप वहाँ पे सीखें। जीएस के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बैचेज़ में जाना, अनअकैडमी के एसएससी कैटेगरी का जो पेज है, उसके बैचेज़ में जाना। वहाँ पर 15 जून से एक बैच आपको शो हो रहा होगा, फुल जीके थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच। इस बैच में आप एनरोल कर लेना। नहीं हो रहा, ज़रूर हो रहा होगा, आप एक बार चेक करें। मतलब मैंने खुद चेक करा है, वहाँ पे शो हो रहा है, आप अच्छे से चेक करना। आप जितना इस बैच को लगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है? एक बार आप दोबारा चेक कर लेना। ये जीएस का थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच है, ठीक है? आप एक बार दोबारा चेक कर लेना। डीपी में जीएस का कुछ सिलेबस डिफरेंट है? नहीं, 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 एक्स्ट्रा नहीं है। उन्होंने ऐसा करा है कि 25 के 2, 20 के 2 और 10 का 1 करा है। ओवरऑल सब चीज़ें सेम है गगन। कंप्यूटर के लिए किताब खरीद लेंगे हम, अरिहंत की किताब आती है वो, या किरण की किताब आती है वो, ₹200 के आस-पास की होगी। वो खरीद के उसे अच्छे से पढ़ लेना, बस काफ़ी है, और कुछ नहीं करना। 10 के 10 सही होने चाहिए, मज़ा तब है। 20 जुलाई से हो रहा है क्या? चलो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये जो बैच है कब से शो हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है? बाकी आप जितना घबराएँ नहीं, आप थोड़ा-सा और समय दीजिए समय को, और हो जाएगा। प्रैक्टिस अभी के लिए आप ना करें, बिकॉज़ थ्योरी पहले कंप्लीट हम करते हैं, बाकी फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक क्लास होती है स्पेशल में। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आप बस घबराएँ नहीं, आराम-आराम से मिलके तैयारी करें। समय लगेगा थोड़ा, विदाउट एनी डाउट, बट फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। करंट अफेयर्स की अभी मेरे हिसाब से चिंता आपको नहीं करनी है। दिव्या मैम वैसे आपको पढ़ा रही हैं, बट बिकॉज़ आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी के लिए करंट अफेयर्स को आप साइड भी रख सकते हैं, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। एक डाउट ले रहा हूँ जी शिवा का। बढ़िया। ठीक है।
मुझे बताएं कि आपका प्री में क्या स्कोर है। ऑल द बेस्ट बेटा इस साल। रॉ स्कोर एज पर द आंसर की, ठीक है। शिफ्ट के हिसाब से क्या लग रहा है किस तरफ जाएगा, एक अप्रोक्सीमेट नंबर लिखो। कोई बात नहीं, ठीक है। और पिछले साल के मेंस तक क्या स्कोर है 600 में से? ठीक है, 500 से नीचे मतलब 480 से नीचे या ऊपर, ऐसे बताओ। चलो 480 से नीचे या ऊपर? जस्ट नीचे, 478 के आसपास कुछ। चलो ठीक है, 560, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं इसके अलावा? मान लेते हैं 6,000 रुपये महीने को मैं साइड कर देता हूँ, तो अगर आप अभी पढ़ाते हैं तो आप कितना अर्न करते हैं इफ यू अर्न? 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन जो है किस्मत से ज़्यादा फैसलों पे है। मैं एग्जैक्ट आपको आंसर ये नहीं दूंगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं कुछ सिचुएशंस आपको बता देता हूँ। फॉर एवरी आवर यू डिनोट टू सम अदर थिंग, यू लूज 1 आवर फॉर योर करियर। कड़वी बात है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप तक मैसेज पहुंचा पा रहा हूँ। जिस 1 घंटे आप बैठ के किसी और चीज को पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी बच्चे का भला मत करो, भला करना बहुत जरूरी है। अगर सब मतलब हर टीचर अगर ऐसा सोच ले कि हम सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते हैं, या फिर हर टीचर सिर्फ पैसे कमा के एक सर्टेन अमाउंट करके गायब हो जाए, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? भला करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपना परिवार होता है। मेरे हिसाब से तो इफ यू आर एबल टू सर्वाइव इन योर लाइफ, इफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, अगर आपका परिवार स्टेबल है, आपको ऐसी कोई खास नीड नहीं है, तो रोज के आपने शायद लिखा है 4 घंटे आपको देने होंगे। अगर आपको एटलीस्ट 4 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आप 4 घंटे उसे पढ़ाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे आप खुद भी पढ़ेंगे। खुद भी तो पढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि आप मतलब जाके बस पढ़ा दिया, कुछ तो खुद भी पढ़ना होगा। थोड़ा तो एफर्ट लगाना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो यू शुड नहीं नहीं, कोर्स एसएससी वाला है बट कंटेंट अलग होगा। आप एक बार पढ़ोगे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर देखोगे। अरे प्रीवियस ईयर कराओगे नहीं कराओगे? कराओगे ना, अच्छे से तैयारी कराओगे ना, एक्स्ट्रा कराओगे ना, कराना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपने मेंस को देखना चाहिए, है ना। मैं इन शॉर्ट आपको ये कह सकता हूँ, एक हिंदी की में कहावत है, कच्चा लालच नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप सोचो 6 महीने में आपको 36,000 रुपये मिले, तो वो 36,000 रुपये के पीछे नहीं जाना चाहिए। मन है वो एक अलग बात है, बट अगर पैसों के चक्कर में सोच रहे हो, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले अपना सिलेक्शन लो, मेरे हिसाब से ही मेरा मैसेज है, बाकी फाइनल कॉल आपका है। यानी जल्दबाजी मत करो पैसा कमाने में। सबसे पहले अपना सोचो, कड़वी बात है बट यही सत्य है, सबसे पहले अपना सोचो। बिकॉज बुरा मत मानना, इस बार तबीयत का रीजन दिया, अगली बार क्या लिखोगे? अगली बार तबीयत नहीं खराब होगी, अगली बार किस्मत। ऐसा नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट वेस्ट आवर अटेम्प्ट्स। ऐसा ना हो 36,000 या 50,000 के चक्कर में 8 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। थिंक अबाउट इट। फाइनल कॉल बाकी आपका, आगे चलते हैं जी। मैं ठीक है आपका डाउट ले लेता हूँ। अच्छा, अगली बारी मैं तबीयत वाला कहानी नहीं सुनूंगा शिवा, बहुत स्ट्रिक्ट वे में, टीचर के टोन में कह रहा हूँ। ये मुझे नहीं पसंद। तबीयत खराब है, आप वेंटिलेटर पे है, तो भी आप पेपर देने जाएंगे और पेपर निकाल के लाएंगे, बस। कैसे वो आप जाने। जी हाँ, ऐसे ही है जीवन। क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार भी आपका पेपर ऑलमोस्ट क्लियर हो सकता था। आप जैसा मुझे स्कोर भेजते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप क्लियर कर लेंगे। चुभ रही होगी इस समय बातें, नहीं चुभ रही तो और चुभने वाली बातें बोलूंगा। जो भी बच्चे पिछला मेंस दे चुके हैं, अगर वो इस मेंस को भी क्लियर नहीं करते, तो बहुत ही बुरी बात है। आपकी गलती है, ना मेरी, ना किसी और एजुकेटर की, ना किसी किताब की, ना किसी यूट्यूबर की, किसी की कोई गलती नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस टाइम आल्सो, इट वुड बी योर फॉल्ट। और योर में मैं अकेला शिवा आपको नहीं कह रहा, मैं कलेक्टिवली सभी बच्चों को कह रहा हूँ जिनका ये पहले से ज्यादा अटेम्प्ट, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी। कुछ नंबर का खेल है, 10-20 नंबर का, 2-4-5 सवाल का, 10 लाख रुपए का नुकसान है। जो जाना चाहे जा सकता है, डाउट्स ही ले रहा हूँ बस मैं। यस श्वेता। और देखिए, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी के बाद यूपीएससी करने की सोच रहे हैं, एसएससी के साथ सोच रहे हैं, समझदारी इसमें कि सबसे पहले आप एसएससी की जॉब ले लें।
यानी तरीका ये होता है जिस दिन आप टियर 3 देके आ जाए, जो कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, उस दिन से आप एसएससी को भूल जाइए, टाटा बाय बाय कह दीजिए। उसके 1 हफ्ते के बाद आपकी आंसर की आ जाएगी, तो आंसर की को देख के आपको समझ आ जाएगा आप कहाँ खड़े हैं। जैसे इस समय जो सीजीएल 20 वाले बच्चे हैं, अगर उनका स्कोर 500 प्लस है, तो उन्हें कुछ चांस इस समय दिख रहा है अपने सिलेक्शन का। 540 प्लस है हाइपोथेटिकली, तो उन्हें 100% चांस दिख रहा है सिलेक्शन का। 490 के आसपास है तो उन्हें स्लाइट चांस दिख रहा है सिलेक्शन का। तो जैसे ही आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएं कि आपको लगता है 530-40 हो गए तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, उस दिन से एसएससी को टाटा बाय बाय कहिए और यूपीएससी की तैयारी में लग जाए। दोनों को साथ में चलाना नासमझी है, बिकॉज दोनों ही नहीं निकल पाएंगे। तो एसएससी की तैयारी तभी करें, यूपीएससी की तैयारी तभी करें, या तो आप पूरे तरीके जुआ खेल जाएं, एसएससी को भूल के यूपीएससी में लग जाएं। अदरवाइज अगर आप एसएससी देना चाह रहे हैं तो पहले एसएससी को क्लियर करें, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लगे। दोनों को साथ चलाना कोई समझदारी नहीं। हाँ बिल्कुल, एज इज विद यू, बट कड़वी बात कहता हूँ, ज्यादा समय एज आपके साथ नहीं रहेगी। सबके साथ यही होता है, ये जो 20 से 25 वाला टाइम है गोली माफिक जाता है, आपको महसूस भी नहीं होगा कब आप 20 के थे कब आप 25 के हो। जो 25 के हैं, 25 से ऊपर हैं, वो इस बात को समझेंगे। अदिति का डाउट मैं देख लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट की थी एग्जाम वाले उसको, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ। सीजीएल 2020 दैट इज, अच्छा ठीक है। इसका अच्छा आपका फिर पेपर, आप मेंस इसका दे पाए थे नहीं दे पाए थे बिकॉज अच्छा ये जो है आपका नॉर्मलाइज स्कोर है तो आप मेंस नहीं दे पाए होंगे, ठीक है। मुझे लगा शायद रॉ स्कोर है, ठीक है कोई बात नहीं। 2021 में आपको रीजनिंग में 18, इंग्लिश में 18। देखिए अच्छी बात और बुरी बात दोनों मैं आपको एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपके 4 में से 2 सेक्शन अच्छे हैं, एक सेक्शन ठीक है और एक सेक्शन बुरा है। आराम से समझना, ये 2 सेक्शंस इंग्लिश और रीजनिंग आपके अच्छे हैं। अच्छे ही वर्ड इसके लिए सही रहेगा बिकॉज दोनों में आपने ऑन एन एवरेज 20 प्लस सही करे हैं इंग्लिश में, और रीजनिंग में भी अब 18-19 के आसपास है। कंसिडरिंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट 2 इयर्स, ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। जीके ठीक है, ठीक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जीके में 15 के आसपास होते तो एक अच्छा स्कोर मानता, बट जीके में थोड़ा सा हम पुश करेंगे। जो प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो है आपके लिए मैथ्स। पहले ये बताएं, मैथ्स में क्या आपने किसी एजुकेटर का कंप्लीट कोर्स लगाया? बताएं, किसी भी एजुकेटर का क्या आपने कोई कंप्लीट कोर्स लगाया है मैथ्स का? कंप्लीट है कि नहीं? हाँ, सबसे पहले आपको एजुकेटर का कंप्लीट कोर्स लगाना होगा। हमारी टीम की तरफ से 2 लोगों के कोर्सेज हैं। एक मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है, वो 81 सेशंस का कोर्स है, करीब 1 साल पुराना कोर्स होगा। निखिल सर का भी हाल फिलहाल में कोई ना कोई कोर्स आया होगा या आएगा। इसके अलावा अनअकैडमी में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, जिससे आपका मन हो पढ़ने का, जिसकी आपको सबसे ज्यादा समझ में आए। जो शॉर्टेस्ट पढ़ाता हो वो सब नहीं देखना, जिससे जिसकी बात को आप अच्छे से सुन के समझ के अप्लाई कर पाए अपने हाथ से, उसका कोर्स लगाएं। और सबसे पहला टारगेट है मैथ्स को पूरा करें। क्या आपने जीके का किसी का कोई कोर्स लगाया है, कंप्लीट करा है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उस केस में जीके को लेके आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आपने जीके के सारे सेक्शंस पढ़ लिए हैं, यानी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो जीके को आप साइड कर दें अभी के लिए। क्या आपका सीएचएसएल का एग्जाम है? अब ये तो अदिति ही बता पाएंगे तनु, मैं मैटर ऑफ फैक्ट ये मान के चलूँ जो लिखा है ये सब सही है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए एक ही टारगेट है, मैथ्स को आप शुरू करें इजी लेवल से, यानी मुश्किल कोर्स मत उठा लेना। ऐसे एजुकेटर को चुनना जो जीरो लेवल से हर बात को समझाता हो, यानी एग्जांपल के तौर पर वो समझाता हो कि ये क्यों आया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे x + 1/x से x² + 1/x² क्यों आया है, वो सीधा लिखवाए ना, वो समझाए, ठीक है। आप ये कर सकते हो, एक ही टॉपिक 2-3 एजुकेटर से पढ़ के देखो, थोड़ा समय लगेगा बट वर्थ होगा। और उसके बाद जिसकी आपको सबसे ज्यादा बातें समझ में आती हैं, जो आपको अच्छे से समझाने पे फोकस करता है, उसके कोर्स को आप कंप्लीट करें। और जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक्स को आप जो है दोबारा ना पढ़ें, समझ गए। यानी एग्जांपल के तौर पे आपने किसी एजुकेटर से 5 टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, से परसेंटेज रेशियो मिक्सचर सीआईएसआई, आप इन्हें ना पढ़ें। इसके अलावा छठे टॉपिक से शुरू करें, अदरवाइज आपका टाइम ही खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बट मेक श्योर मैथ्स को आप अच्छे से पढ़ें और मैथ्स में 20 प्लस आप स्कोर करने की आप कोशिश करें, ठीक है जी। ऑल दी बेस्ट, इसे शुरू करें और बीच बीच में आके मुझे बताते रहें कि आप कहाँ खड़े हैं।
अभी आपको अगर आपका देखिए सिलेबस पूरा तैयार है अंकुर, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर ही देने चाहिए। मतलब मॉक्स में मेरे हिसाब से हमेशा प्रीवियस ईयर ही बेस्ट रहते हैं। आप उन्हें कैसे भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी प्रीवियस ईयर ओनली, ठीक है। जीएस आप रिवाइज करें पेपर से 2-3 महीने पहले, तब तक के लिए जीएस आप भूले ना, उसके लिए स्पेशल क्लासेस आप लगाते रहिएगा। जो 7 से 8 बजे वाली स्पेशल होती है, ये नियम बांध लो भाई सभी लोग, क्योंकि जीके के टच में रहना बहुत जरूरी है, वरना करा कराया सब खराब हो जाएगा। तो ये स्पेशल क्लास आप जरूर लगाएं। महीने में मैं आपको 8-10-15 क्लासेस दिया करूंगा, इन्हें आप लगाते रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैंने फर्स्ट टाइम मॉक दिया, जीके का कोर्स कंप्लीट है, लगभग इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स कंप्लीट है, लग रहा है इंटरेस्ट। बताएं तमन्ना, फिर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आप ही बताएं। देखो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों की सोच पे काम करना होगा। आप लोग जो है ना सोच बड़ी खराब रखते हैं, मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, ठीक है। तमन्ना आपको भी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 2 ही रास्ते हैं, या तो पेपर देंगे या पेपर नहीं देंगे, है ना। अगर पेपर ना देने का मन बना लिया है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर पेपर देना है तो साथ में ये भी मन बना लो कि इसे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पेपर आप 100% दे रहे हैं, 100%, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा। अब जब पेपर दे ही रहे हैं तो थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि पेपर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, कौन कह रहा है सिलेबस पूरा करना है। अपने को वो पोर्शन पूरा करना है जिससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हमें पूरा इंग्लिश नहीं पढ़ना। सिनोनिम नहीं याद हो रहे मत पढ़ो। कितने आएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, और क्या पूछ ले। एंटोनिम सिनोनिम मिला के कितने, 3 आते होंगे। 2 से 3 के बीच में आते हैं, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। 3 में से एक आध पता होगा, एक आध छोड़ देंगे, क्या दिक्कत की बात है। अब आपका स्कोर देख लेते हैं जी। इंग्लिश में मेरे हिसाब से आपको कोई खास चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको जो इस समय टाइम देना चाहिए वो मैक्सिमम देना चाहिए तमन्ना मैथ्स के ऊपर। मैथ्स को ना, मैथ्स के पीछे पड़ जाओ। कॉलेज के एग्जाम्स को मैनेज करो किसी भी तरीके, बट मैथ्स के पीछे पड़ जाओ। बाकी सब चीजें सही चल रही हैं, ठीक है, आप समझ गए। और ये सोच नहीं रखनी कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा। आपको मैथ्स अपनी जो है पूरी करनी है हर हाल में। क्या बात को आप समझ पाए तमन्ना। और पेपर अपनी तरफ से जब तक हम देके नहीं आ जाते तब तक हम यही मानते हैं कि हम इस पेपर को पूरा करेंगे, पेपर को क्लियर करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कमेंट में तो अलग ही कुछ बातें चल रही हैं, पता नहीं किसी और सेशन का कमेंट लग गया है। रीजनिंग आपका स्कोर मेरे हिसाब से ठीक है। देखिए रीजनिंग में और मैथ्स में फर्क है कि मैथ्स में आपका स्कोर ज्यादा कम है, तो ज्यादा कम स्कोर को थोड़ा सा इजीली जो है बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी रीजनिंग में आप एक प्रीवियस ईयर का डेली प्रैक्टिस करें, उससे भी आपको फायदा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डांट खाने वाले काम है नहीं है, तुम बताओ। मुझे मैथ्स बेसिक से नहीं आता, और 30 मई को मेरा पेपर है। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। क्या ये गलत बात नहीं है? अगर आपका 30 मई को पेपर है तो आपको कई महीने पहले जागना चाहिए था, है ना। अब तो बस हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हम वो कर सकते हैं, है ना। सर मुझे मैथ्स का बेसिक नहीं आता, बेसिक आना चाहिए, ठीक है, पहली बात। अब जो हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अभी मैथ्स में आप क्या स्कोर कर रहे हैं? 25 में से 25 क्वेश्चन से कितने आप सही कर रहे हैं? पता नहीं आपको, क्यों नहीं पता बेटा? अंदाजा कुछ? अरे ये तो बहुत कम है। आपके हिसाब से तन्नू क्या गड़बड़ हुआ है? अभी के लिए हम एक काम करते हैं, अभी के लिए हम एक चीज ये करते हैं तन्नू, आप वो जो एमटीएस वाला कोर्स है उसे खोलो और उसकी 2 क्लासेस लगाओ, ठीक है। 2 क्लासेस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि जो जो क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसके सॉल्यूशन को देखकर क्या आप उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये आप समझ पाए। यानी मैंने क्या करा, मैंने उस कोर्स को खोला और उसे सीखने, लर्निंग वाले फेज में मैंने ट्राई करा क्लास 1 को। और क्लास 1 को ट्राई करने के बाद मैंने देखा जब 25 क्वेश्चन पूरे हो गए, क्या मुझे ये वाले 25 क्वेश्चन समझ आ गए हैं? अगर वो नहीं आए होंगे तो उस पोर्शन को आप दोबारा देखना। समझ गए? आपको समझ आ रहा है तो इस पॉइंट पे 30 मई के हिसाब से आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि एक तो एक कोर्स है न्यू पैटर्न क्वांट्स एमसीक्यूज नाम का। ये कोर्स आपको पता है ये जून जुलाई 2021 के आसपास का होगा, ठीक है जी। ये न्यू पैटर्न क्वांट्स एमसीक्यूज वाला कोर्स आप लगाएं और एक ही एमटीएस वाला कोर्स लगाएं। अगर आप पेपर देने जाते हैं और इन 2 कोर्सेज के सभी क्वेश्चंस को लगा के चले जाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है 25 में से कम 15 से 20 सवाल ऐसे होंगे जो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। जी हाँ, 25 में से 15 से 20 सवाल ऐसे हैं जो इन्हीं पे बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ भी नया नहीं बना रहा है एसएससी मैथ्स में, ठीक है। बट पुश करें, प्लीज पुश करें, ठीक है। चलिए आप सभी के बाकी डाउट्स आने वाली क्लास में लेता हूँ। ऑलमोस्ट 12:15 हो चुके हैं, अब आप अच्छे से अपनी तैयारी करें और अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले सेशन में कल रात को 10 बजे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।